अस्सलाम वालेकुम। के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मेरे आसमान का तारा। नावल के राइटर हैं नसीम सहर कुरैशी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। सफ़र को निकले थे हम जिसकी रहनुमाई पर, वो सितारा किसी और आसमां का था जिसे हम अपनी रगे जां बनाए बैठे थे। वो दोस्त था मगर एक और मेहरबान का था। खिलाफ मामूल एक अदद ख़त, और ख़त के अंदर मौजूद सिर्फ अशार पाकर मेरा दिल तड़प उठा। क्या ये उसके दिल की सदा थी? नहीं नहीं, ये तो किसी दिल शिकस्ता शायर ने लिखे हैं। कंदी तो एक साबित और सालिम लड़की है जिसे बराए नाम भी शायरी से दिलचस्पी नहीं रही। ये शेर और कंदील बुलंद बख्त नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये तहरीर तो उसी की है। कंदील मेरी अजीज़ तरीन दोस्त, शोखी और शरारत तो बस उसी पर ख़त्म थी। वो तो हवाओं के दोष पर सवार किसी खुशरंग शरीर बादल की मानद थी। खुशियों के मेलों में घिरी कोई हंसमो खूबरू शहजादी थी। मैंने उसी वक्त फ़ोन पर इसे मुखातिब किया। ए बेवकूफ़ लड़की, ये क्या हुआ? खपती कब से हो गई? ऐसे बहुत शेर लिखने लगी हो? क्या बकवास है ये? ख्वामखा परेशान कर दिया है। नहीं, वो मेरे आसमान का तारा नहीं रहा। अपने दिल पर सब्र ज़ब्त की भारी सिलें रख के मैं उससे अपना हर नाता तोड़ना चाहती हूँ। मेरी अजीज़ जान, कंदी के लहजे में दुख ही दुख थे। फिर भी मैंने मजाक का सहारा लिया। तेरे दिल के आसमान से हिजरत करके आखिर क्यों, कैसे, कब और कौन किसके आसमान का तारा हो गया है? अगर वो तुम्हारा था तो अब उसे मेरा नहीं कहो नीली, मेरा नहीं कहो। ये ज़्यादती है, जुल्म है, झूठ है। कंदी, इसीलिए तो कहती थी कि मोहब्बत नहीं करना चाहिए। काश ना की होती, लेकिन नीलो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसे सोच समझ के किया जाए। बस हो गई और बर्बाद कर गई। वो मुझे मशवरे दिया करती थी, खुद धोखा खा बैठी। डोंट वरी कंदी जान, डोंट वरी। मुझे असल बात बताओ, एक तो तुमने उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा हुआ है। सब कुछ बताओ, कोई अता पता दो इसका। फिर देखना कैसे मिनटों में उसके कुल पुर्ज़ों की मुरम्मत करती हूँ। बेवफ़ाई का नशा हिरन हो जाएगा। तुम्हारा कलमा ना पढ़वा दूँ तो नाम नहीं। ना ना नीली, वो बेवफ़ा नहीं, बस मजबूर है। मजबूर है। कैसी मजबूरी आन पड़ी है? कुछ हमें भी खबर हो। तुमसे कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाना है। नहीं बताती कुछ। अपनी लहर है, अपना रोग है। खुद ही निपटूंगी। ओके, गुड बाय। टेलीफोन बंद हो गया। मैं झंझला सी गई। सामने बुक शेल्फ पर कंदील की बड़ी सारी तस्वीर मुस्कुरा रही थी। वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी। हमने नर्सरी से मैट्रिक तक एक साथ पढ़ा, एक साथ पले बढ़े, खाया पिया, खेले कूदे और लड़े झगड़े भी। फिर उसकी मामा का ट्रांसफ़र हो गया तो हम दोनों में जुदाई की दीवार हायल हो गई। जुदाई तो आई, पर रूहों का बंधन न तोड़ सकी। हम ख़तों के ज़रिए, टेलीफोन की लाइनों के सहारे, कैसेट रिकॉर्डर के बलबूते पर और साल में एक आध बार मिलकर साथ निभाते रहे। दोस्ती निभाने का अहद, वादे वईद, तजदीद मोहब्बत, सब कुछ ज़िंदगी में शामिल रहा। यहाँ तक कि हम दोनों ने बीए की डिग्री ले ली। कुंदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में और मैंने जामिया सिंध में दाखिला ले लिया। हम दोनों ज़िंदगी के सफ़र पर कदम कदम आगे बढ़ते रहे। कंदी सरापा एक हंगामा थी, शोखो शरीर मगर मासूम भी, पल में दिल मोह लेने वाली। बकौल कंदील, मैं एक सुबक रफ्तार मैदानी नदी थी, तसलसल से बहती, और मेरे ख्याल में वो एक झरना थी, पत्थरों का सीना चीर के आगे बढ़ता, तड़पता, मचलता, शोर मचाता झरना। सकूनो करार इसके पास से गुजरा ही कहाँ था। लाहौर जाते ही उसने कई एक लड़कियों से दोस्ती कर ली, जबकि मैं सदा की तौहीद की कायल उसके ख्यालों से अपनी दुनिया को आबाद किए रही। मुझे इस बात का मलाल भी न था। वो एक खुश रंग फूल थी जो किसी शाखे चमन पर सजा अच्छा लगता है, और उसके आसपास और भी फूल हों तो उसका हुस्न मजीद निखर आता है। एक बात और भी थी कि अपनी नई दुनिया में हर दर्जा गुम होकर वो मुझे नहीं भूली थी। अक्सर फ़ोन करती और लंबी लंबी गुफ्तगू हुआ करती। बातें तो बस वही किए जाती। मेरे नसीब में हूँ हाँ लिखी थी, वो मैं करती रहती। हमें मौजूद बंधन बहुत ज़्यादा मजबूत था। हवादिस भी इसे न तोड़ सकते थे, यही मेरा मान था। मैं सोचों के भंवर से निकल आई। झट कंदील का नंबर मिलाया कि शायद वो अभी तक जाग रही हो। दूसरी घंटी पर उसने रिसीवर उठा लिया। कंदी, मैंने बेताबी के साथ कहा। ओ नीली, तुम? हाँ कंदी, तुम्हारा दुख भरा लहजा मुझे सोने नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम कराची आ जाओ पहली फ़्लाइट से, या कहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास। छोड़ो नील, मुझे इस हादसे से खुद ही दो दो हाथ करने दो। मैं भी देखूँ हम कितनी अजियत देते हैं। खो देने का एहसास कितना तल्ख होता है। फिक्र न करो, बहुत हौसलामंद हूँ। मरूंगी नहीं, और बिल्कुल नहीं मरूंगी। अभी तो तुम्हारे हाथ पीले करने हैं। मेरे बिना तुम्हारी खुशी अच्छी लगेगी भला? वो हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में घुला दर्द और इसराब मुझसे छुपा न रह सका। फिर आ जाऊँ मैंने इसे टोक दिया। रोक सकती हूँ तुम्हें यहाँ आने से? तो ठीक है, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। कल मेरा इंतज़ार करना, एयरपोर्ट पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी, लेने आ जाना। खुदा हाफिज़।
दूसरे दिन मैं जहाज़ पर सवार हो गई। पापा ने कई हिदायत एक साथ दी, प्यार किया, दुआएं दी और रुखसत कर दिया। मैंने यूं ही अपने बाएं तरफ निगाह की और सीट पर बैठे बैठे उछल पड़ी। तुम? ऑफ कोर्स ऑनरेबल लेडी, ये मैं आपका बंदा नाचीज। मगर क्यों? और आप क्यों? मैं तो कंदील के पास जा रही हूँ। इत्लान अर्ज है कि मैं भी अपने दोस्तों के बुलावे पर तशरीफ़ ले जा रहा हूँ। खुदा तुमसे पूछे उम्मी। मुझसे क्यों खुदा, तो तुमसे पूछेगा, एक जालिम लड़की से। उसने मुझे गहरी नज़रों से देखा। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें आई है शर्म मुझे कोसते हुए? मैंने पेशानी पर हाथ मारा। मैं तुमसे नहीं बोल रही। मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं मिस नीलोफर अयाज, चुपचाप बैठी रहो, सफ़र किसी तौर कट जाएगा। मैंने नफरत के साथ होंठ सकोड़े और शीशे से झांकने की कोशिश करने लगी। उमैर अखबार खोलकर देखने लगा। नीलो, मैंने खिलाफ वर्जी अहद पर उसे घूर के देखा। माफ़ करना बहुत ज़रूरी बात थी। क्या सुना है एक खूबरू गजेटेड ऑफिसर तुम्हें पसंद आ गया है, और सुना है कि तुम मंगनी की अंगूठी पहन चुकी हो। जो भी आपने सुना है बिल्कुल सच सुना है मोहतरम उमैर रियाज साहब। मगर इतनी खामोशी से, और नहीं तो क्या ऐलान करवाती। फिर भी हम तो फर्स्ट कज़न हैं मिस नीलोफर अयाज। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था उस शरीफ आदमी की तौहीन कराने का। आप पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह भड़क मारने चले आते। ए मंगनी नहीं हो सकती जवाना। ओह नो नील, ज़बरदस्ती किस बात की? बात तो दिल मिलने की होती है। ज़बरदस्ती का भी कोई नाता है? हम जो सदा तुम्हारे करीब रहे, हम तुम्हें ना जीत सके, और वो तुम्हें बिना देखे पसंद आ गया। तुमने तस्वीर देखकर ही हाँ कह दी। उमैर के लहजे में दुख बोलने लगे। दिस इज़ माई ओन प्रॉब्लम। मुझे बिजनेसमैनों से नफरत है, शदीद नफरत। बेईमानी, करप्शन, झूठ, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में शामिल होता है। दौलत इनसे शराफत भी छीन लेती है, और वो औरत को भी एक बिकने वाली शय से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। अच्छा, और गजेटेड ऑफिसर पर शराफत, ईमानदारी, सच, राजबाजी का ठप्पा लगा होता है कि लोग किसी तस्दीक के बगैर आंखें बंद किए अपना लेते हैं उन्हें। जो भी हो, तुम कभी भी मेरी पसंद नहीं रहे। गोया तुम्हें मुझसे नफरत है, यही समझ लो। और सुनो, अब हम दोनों के दरमियान इस मौजू पर बात नहीं होगी। उमैर का चेहरा सुर्ख हो गया। सिर्फ इसी मौजू की क्या बात है? इंशाल्लाह अब हम दोनों के दरमियान किसी मौजू पर भी बात नहीं होगी। उसने अखबार अपने आगे फैला लिया। मैं रुख मोड़कर बैठ गई। कंदी के बारे में सोचने लगी, अपनी अजीज़ अज़जान दोस्त के बारे में। चश्म पुरनम खरीद सकता हूँ, जुल्फ़े बरहम खरीद सकता हूँ, मेरी खुशियाँ कहीं जो बिक जाएं, तेरे सब गम खरीद सकता हूँ। मैं कंदी की आंखों से बहने वाले आंसुओं की जलन अपने दिल पर महसूस कर रही थी। कल तक मैं बेहद खुश थी, अपनी खुशियों के जहां में मगन थी। लेकिन आज आज दुनिया की कोई रंगीनी, कोई रौनक मेरे लिए शायद काफ़ी का बायस न बन सकती थी। सामने रखे मेरे खूबसूरत दाएं हाथ की तीसरी उंगली में हफ्त रंग हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। एक अनदेखे शख्स की निशानी, अपना आप किसी के नाम कर देने के इब्तदाई लम्हों की यादगार। मुझे तो बरसों से किसी शख्स ने एक लहजे को भी मुतासर नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में, ख़ानदान में, गलियों और बाज़ारों में, सफ़रो हिजर में उमैर मेरा फ़र्स्ट कज़न था। बेइंतहा खूबसूरत, एन मैन किसी यूनानी देवता के मुजस्मे जैसा। मेरे चचा का इकलौता नूर नज़र, एक प्यारी सी बहन का भाई। शौक़ शरीर, खुश मिजाज। चचा का वसीओ तरीन कामयाब कारोबार इसके मुस्तकबिल की ज़मानत था। गैर मुल्की MBA की डिग्री इसकी तालीमी काबिलियत की मुज़हर थी। 3 साल गैर मुल्क गुजार के आने पर भी मैं उसके दिल में बदस्तूर मौजूद थी। वो शऊर में आते ही मुझे अपने करीब समझने लगा था, और आज तक मेरे ही नाम का कलमा पढ़ रहा था। लेकिन जाने क्या था, मैंने एक पल को उसके बारे में इस अंदाज से ना सोचा था। मुझे मर्द पसंद थे, तो मगरूर, शान वाले, थोड़े थोड़े खुद परस्त, जो अपनी दुनिया में मगन रहें। जाबिर हों, सख्त गिर हों। औरत सारी उम्र खुद को उनके पीछे भागता महसूस करती रहे, यहाँ तक कि ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाए। और वो उमैर, वो तो जानिसारी की हद तक चाहने का दावेदार था, मेरे इशारे आबरू का मुंतज़िर। और मुझे किसी बॉडीगार्ड या ग़ुलाम की नहीं, एक हाकिम की ज़रूरत थी, जो मुझ पर हुक्म चला सके, जिसे जीतने के लिए मेरी उम्र का एक हिस्सा कशमकश में ही गुजर जाए। शायद इसी आस में मैं किसी से मोहब्बत न कर सकी। और गए दिनों में से एक दिन पूनम ने एक तस्वीर मेरे सामने रखी, फुल यूनिफॉर्म में मलबूस एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीर। मैंने एक नज़र तस्वीर को देखा और देखती रह गई। पुलिस की पीक कैप सर पर सजाए, अपनी खूबसूरत आंखों में दुनिया भर का गरूर छुपाए, मुस्कुराहट से बेनियाज खूबसूरत लबों के साथ, वो मुझे बेपनाह मुतासर कर गया। इसकी कुशादा पेशानी पर उसके किरदार की तफसीर लिखी नज़र आ रही थी। मैं उसे देखती रह गई। सेहतमंद, चेहरे पर मूछें कितनी भली लग रही थीं। एक वो उमैर था जिसे कभी फुर्सत ही न मिली थी। क्लीन शेव से, मूछों से चिढ़ थी उसे कि आदमी ख्वामखा अपनी उम्र से 10-12 साल आगे निकल जाता है। पोनी, ये कौन है? भाई तुम्हारे उम्मीदवार हैं, और कौन हैं? उन्होंने मुझे देखा है? मैं तो पहली बार तस्वीर ही देख रही हूँ।
देखा होगा तभी तो भाई इतनी दूर से रिश्ता आया है। साहब लाहौर में हैं, अहले खाना यहाँ, सुना है आपकी एक झलक ने इन्हें दीवाना बना दिया है, सो इन्होंने अपनी वालदा और हमशीरा को हमारे यहाँ भेज दिया। अब बात तो तुम्हारी पसंद की है, पापा को रिश्ता दिलो जान से पसंद है, ऊंचा खानदान है, साहिब हैसियत भी है, लड़का आला तालीम याफ्ता सरकारी मुलाजिम, खूबसूरत, कराची में आलीशान रिहाइश गाह है, बाप रिटायर्ड फौजी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। मैं पोनी की बकवास पर नहीं, इस तस्वीर पर गौर कर रही थी। क्या ये इंसान इस काबिल था कि इसे अपनी मसंद दिल पर सजाकर उम्र भर इसकी पूजा करती, इसे चाहती। मैं तस्वीर को बगौर देख रही थी। नीली, इसे खाओ तो नहीं, सचमुच हजम नहीं होगा। देखो ना, शक्ल से ही लग रहा है एक सख्त गिर पुलिस ऑफिसर। रोब दाब चेहरे से टपक रहा है। मगर नीली, इनका गुस्सा और करखदगी सिर्फ बेसहारा लोगों के लिए होती है। जहाँ से माल मिले उनके लिए मोम बन जाते हैं। नोटों की हरारत इन्हें पिघला देती है। वैसे नीली, चेहरा मोहरा ठीक ठीक है, शायद पुलिस की वर्दी ने करखदगी का तासुर पैदा कर दिया है। बकवास नहीं करो तौहीन, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर की, लानत तुम पर। मैंने गुस्से का तासुर पैदा किया। वो हंसने लगी। इसका मतलब है मम्मा पापा के साथ साथ तुमने भी इसे कबूल कर लिया। मैं सर झुकाकर रह गई। नीली, एक बात है, कहो। ये जो इसकी बादामी आंखें हैं ना, इंतहाई खूबसूरत सी। हाँ हाँ, क्या हुआ इन्हें? इनमें कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। क्या मतलब? बकवास की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। अच्छी खासी आंखें हैं, कम से कम हमारे ख़ानदान में तो किसी की ना होंगी ऐसी आंखें। नहीं, ये बात नहीं, इन खूबसूरत आंखों के अंदर की बात है। अंदर की बात? हाँ, इनमें कुछ और है। बकवास बकवास क्या है इनमें? नीली, आई एम सीरियस, क्वाइट सीरियस, तुम भी गौर करो। इन आंखों में कितना इत्मीनान है, कैसी तमानियत है। देखो ना नीली, साहब ने होंठों को मुस्कुराहट से महफूज कर रखा है, लेकिन मुस्कुराहट आंखों से झलक रही है, तमानियत भरी मुस्कुराहट। तो बुराई क्या है? ये मुस्कुराहट बुरी नहीं, मगर नीली, मुझे लगता है। क्या लगता है? मैं चिढ़ गई। मुझे लगता है एएसपी साहब किसी से मोहब्बत करते हैं, बड़ी गहरी मोहब्बत, अटूट मोहब्बत। इन आंखों में कुछ पा लेने की पूरी कहानी समाई हुई है। मैंने कहीं पढ़ा था, मोहब्बत करने वालों की सारी कहानी इन आंखों में हरदम सिमटी रहती है, और दाना लोग उसे पल में पढ़ लेते हैं। मैंने फिर गौर से देखा और हंस दी। फोनी, में तुम्हें हरगिज़ दाना तस्लीम नहीं कर रही। ना करो, ये मेरा ख्याल था। कहीं तुम मामलाते मोहब्बत पर रिसर्च तो नहीं कर रही? कुछ ऐसी ही बात है, और तुम्हारे इन एएसपी मनोहर ज़ीशान से मेरे मुशाहिदे, मेरे इम्तहान की इब्तिदा होगी। बकवास बंद, मामा से कह दो वो हाँ कर दें। ओके बॉस, ओके। तीसरे दिन मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी जगमगा रही थी। आज़ादी और जदीदियत के बावजूद हमारा ख़ानदान अभी कुछ पुराने रस्म व रिवाज में जकड़ा हुआ था। मसलन ये कि अंगूठी मनोहर ज़ीशान ने अपने हाथों नहीं पहनाई थी, बल्कि इनकी वालदा ने पहनाई थी। रात गए घर में हंगामा रहा। पोनी मामा और दूसरे लोग मनोहर ज़ीशान के यहाँ गए इन्हें अंगूठी पहनाने। वापसी रात के 1 बजे हुई। मैं जाग रही थी। बाज़ औक़ात सपनों की अलगार भी नींद को दूर भगा देती है। आदमी खुली आंखों ख्वाब देखता है। पूनम मेरे कमरे में दौड़ी चली आई। बड़ी देर लगा दी तुमने। अरे भाई, वो आने देते तब ना। अल्लाह, नीली, तेरे नसीब जागे तो हैं, पर ज़रा कुछ ज़्यादा ही जाग गए हैं। क्या मतलब? ओह माय गॉड, ऐसा खूबसूरत लड़का, ऐसा खूबसूरत घर, आलीशान सजावट, उम्दा सेटिंग, एक इकलौता बेटा। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। पर जाने क्या था, वो मुतफक्किर सी हो गई। क्या था? मैंने झट पूछा। मनोहर भाई कुछ खामोश से थे, आंखों में उदासी घुली हुई। मेहर बेलब, रिश्ते की बहनें और अपनी बहनें इन्हें दुल्हा बनाकर हाल में लाईं। बहन ने अपना करमजी सरतार आंचल उन पर डाल दिया। नीली, उनका चेहरा जगमगा उठा। सच नीली, वो बंदा अपनी तस्वीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। माय गॉड, मर्शी की वजाहत और मर्दानगी का मुकम्मल नमूना। तू बता रही थी पोनी, जाने क्या था कि? हाँ नीली, वो बहुत ज़्यादा खामोश थे। मेरे सलाम का रस्मी सा जवाब दिया और चुप हो गए। और फिर जब सारी ख़वातीनों हजरात दुआ मांग रहे थे तो इन्होंने टेढ़े मेढ़े हाथ बुलंद किए। मेरे साथ पिंकी बैठी थी, उसने झट मुझे टहोका दिया, बल्कि सरगोशी की। पोनी, तेरे दुल्हा भाई की नीयत में कुछ गड़बड़ है, हाथ देखे हैं? उन्होंने सरगोशी सुन ली, हमारी तरफ देखा और सीधे हो बैठे, बल्कि हाथ भी बराबर करके दुआ मांगने लगे। क्या मांगा है मनोहर भाई? वैसे जो मिन मांगे आपको मिला है, बहुत ज़्यादा है। मेरी नीली, आप ही हसीन तरीन लड़की हैं। पिंकी ने उनके कान में कहा। वो मुस्कुरा दिए। गुड लक, शुक्रगुजार हूँ खुदा का, उन्होंने जवाबन कहा। नीली, अगर मेरे खदशे खुदा करे कि वो बेबुनियाद हुए, तो फिर तुम दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की हो। वो एक अच्छा शरीक सफ़र होगा, खुदा करे। मेरे दिल ने दुआ की। मैं ख्यालों में उमैर और मनोहर का मुकाबला करने लगी। कमी तो उमैर में भी ना थी, बात सिर्फ मेरी ज़िद की थी। पोनी मेरी प्यारी बहन, हुक्म मेरी सरकार, वो मेरे पास ही लेटी थी। उमैर भी बहुत अच्छा लड़का है। खैरियत? ये ख्यालात में अचानक तब्दीली कैसी? हाँ पोनी, मैं कहना चाह रही थी
तुम उम्मी से शादी कर लो। नीली, ये तुम क्या कह रही हो? काश ये मशवरा तुमने किसी अनजान लड़की को दिया होता। क्या मतलब? नीली, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ उसी का हो। मैं मैं उसे जीवन साथी बना लूँ? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। कैसे बना लूँ, ये जानते हुए कि वो मेरा नहीं है और न कभी होगा। उसके ख्वाबों ख्यालों में, दिलो दिमाग में, उसकी ज़िंदगी में तुम शामिल हो नीली, तुम। उसके कमरे में तुम्हारी तस्वीर बड़ी शान से भरा जमान है। यही हाल उसके दिल का है। वो तुम्हें चाहता है नीली, बदिल व जान। तुम्हारे पास तो उन खतूत का भी हिसाब और शुमार नहीं जो उसने 3 सालों में तुम्हें लिखे। लेकिन पूनम मेरी जान, ये यकतरफा है। मैंने तो एक दिन इसे वेलकम नहीं किया, उसके जज्बों की पजीराई नहीं की। और फिर तुम मेरी बहन हो, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हो मुझसे, मेरी हमशक्ल हो, तुम्हारे पास उसके लिए मोहब्बत होगी, तुम उसका दिल अपनी तरफ मोड़ लोगी। दरअसल नीली, मैं उमैर को टूटता बिखरता भी नहीं देख सकती। आखिर वो हमारा फर्स्ट कज़न है और देखा जाए तो एक अच्छा बल्कि बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें किसी से कोई हमदर्दी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 माह बाद तुम मिसेस मनोहर बनने वाली हो। उमैर के ज़ाती मामला तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1 साल की बढ़ाई का फ़ायदा उठाकर इसे झड़क दिया। अभी मंगनी को 3 दिन ही गुजरे थे। मैंने ये सब राज रखा था अपनी अजीज़ अजजान दोस्त कंदील से। वो जो कदम कदम पर मशवरा देती थी कि मैं किसी को पसंद कर लूँ, किसी को अपना लूँ, कि किसी का होकर रहने में बड़ा मज़ा है, बड़ा लुत्फ़ है। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी इस मंगनी का। लेकिन बात और हो गई। राज तो उसने भी रखा हुआ था अपनी मोहब्बत को, और मुझे खबर की भी थी। तो कब? जब वो बेवफा हो गया था। खुदाया, ये कैसी तकसीम है? तूने मेरे हिस्से में खुशियाँ डालकर मेरी कंदील को गम दे दिया। मैं इन खुशियों को खुद पर हराम समझूंगी, यहाँ तक कि वो खुश हो जाए। जहाज़ लैंड हो गया। मैं और उम्मी आगे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगे। उसके हाथ में ब्रीफकेस था, मेरे कंधे पर छोटा सा बैग। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। हम लाउंज में आ गए। अपने सामान की वसूलियाबी के बाद मैं बाहर की तरफ चली। उम्मी इंसानों के हजूम में जाने कहाँ खो गया। मैंने अपनी आमद की इतला किसी को न दी थी। लेने को ना आता। मैं लाउंज से बाहर आ गई। हद नज़र तक गाड़ियों की कतारें थीं। मैं किसी टैक्सी की तरफ बढ़ना चाहती थी। उम्मी शायद वहां से जा चुका था। मुझे उस पर गुस्सा आया। गधा पाजी, अजरा इखलाक नहीं तो रिश्तेदारी के सबब भी पूछ लेता, साथ चला आता। मैंने उसे कोसा। उधर टेलीफोन बूथ पर रश था, वरना ये मुसीबत ही पेश ना आती। और मैं एयरपोर्ट पर एक पल रुकना ना चाहती थी। हेलो मिस, मैं चौंकी। मेरे सामने एक नौजवान खड़ा था। अगर मैं गलती पर नहीं तो आप नीली हैं। वो मज़े से मेरा प्यार का नाम ले रहा था, मुस्कुराते हुए। 6 फुट से कदरे कम कद में, चौड़े चकले वजूद के साथ। जो कोई भी मेरे सामने था, उसका चेहरा, आंखें, लब सब मेरे जाने पहचाने थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैं उसे देखती रह गई। मुझे मनोहर कहते हैं, मनोहर ज़ीशान। धक 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 मेरा दिल और ज़ोर से धड़का। अगर मेरी कुव्वत शनाख्त ने मुझे धोखा नहीं दिया तो आप वाकई नीली हैं। आप आप यहाँ कैसे? मैं गिरते गिरते बची। अच्छा, तो गोया हम में और आप में मुकम्मल गायबाना तारुफ मौजूद है। जी, मैं सख्त परेशान थी, हैरान थी। जी हाँ, अगर कंदी को फ्लू ना होता तो वो खुद मेरे साथ आती। नील जी, आपने तो मुझे बेहद परेशान किया है। असल में हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं, इशारा आबरू के मुंतज़िर। जाने कितने फेरे लगा चुके हैं एयरपोर्ट के। कम से कम आपने बताया तो होता। फ्लाइट नंबर। मैंने इसे मुस्कुराता देखा, सांस सीने में रुक सी गई। वो कंदी का जिक्र कर रहा था। ये क्या, ये मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला शरीक हयात एएसपी मनोहर ज़ीशान। मैंने उसके दोनों हाथों को देखा। हाथों की खाली उंगलियां मेरे सामने थीं, जिनमें से एक में गुज़िश्ता दिनों मेरे नाम की अंगूठी पहनाई गई थी। वह मुझसे कतन बेनियाज था। मैंने बेख्तियार अपने हाथों की तरफ देखा, फिर मनोहर की तरफ। थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठा वो कह रहा था, नील जी, इन दिनों में उसे आपकी बेइंतहा ज़रूरत है। आप उसे संभाल लीजिएगा प्लीज़। आप उसकी दोस्त हैं, आपसे तो कोई पर्दादारी नहीं होगी। कंदी मुझे बहुत अजीज़ है, बहुत ज़्यादा अजीज़। उसकी उदासियाँ मुझे मार डालेंगी। कितनी अजीब बात है, इंसान अपनी ज़ात का मुख्तार कुल होते हुए भी मुख्तार कुल नहीं होता। मैं तो जाने किन उलझनों में गुम होकर रह गई थी। कंदी, मनोहर और मैं, कौन किसके आसमान का तारा था, मेरी समझ में कुछ ना आया। मेरे हाथ की एक उंगली में अंगूठी नहीं, जहरीला सांप था, उंगली से लिपटा। अपना जहर मेरी रगों में उतार रहा था, अजियत दे रहा था, और मनोहर की बातों के तीर मेरी रूह में पेवस्त होते जा रहे थे। वो परेशान है, उससे कहीं ज़्यादा मैं उलझा हुआ हूँ। नील, आपको मेरे बारे में जानकर मुझसे हमदर्दी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने गैरत जानिबदारी से सोचा तब, वरना कंदी तो मुझे बुज़दिल समझती है, कसूरवार गर्दानती है। लेकिन मैं बेकसूर हूँ नील जी, प्लीज़ बिलीव मी। मैं क्या कहती क्या सुनती। मेरी तो अपनी दुनिया तूफ़ानों की नज़र हो रही थी। कहाँ वो फुल यूनिफॉर्म वाली रोब व दबदबे का निशान तस्वीर, कहाँ ये टूटा फूटा मनोहर ज़ीशान। आप एएसपी मनोहर ज़ीशान हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त तो एक इंसान हूँ।
लौटा लुटाया आपकी हमदर्दी का मुस्तहक। लेकिन क्या कंदी ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? अब मेरा शक यकीन में बदल गया तो मेरे दिल में दर्द की कई लहरें एक साथ उठीं। काश बताया होता, वो तो सरप्राइज देने के चक्कर में थी। जैसे मैं मनोहर ज़ीशान तुम्हारी तस्वीर अपने ब्रीफकेस में छुपाए इसे सरप्राइज देने चली थी। जी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। आप अल्फाज मेरे हलक में अटक कर रह गए। वो मेरी ज़िंदगी है नील जी, जिससे जुदा होने का तस्वर भी मुहाल है। अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुकी हैं तो फिर मेरी बात आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। मैंने आंसू अंदर ही अंदर रोक लिए। आंसुओं का बोझ दहकता लाव बना दिल जलाने लगा। इस सूरत हाल से दो चार हुए बगैर भी सूरत हाल को समझा जा सकता है मिस्टर मनोहर ज़ीशान। लेकिन मसला क्या है? बहुत बड़ा मसला। ये सच है कि आप कंदी की दोस्त हैं, लेकिन उसे संभाल कर आप मुझ पर एहसान करेंगी। मुझ पर? आप पर कैसा एहसान? मैं तो आई भी उसी की खातिर हूँ। उसके दुख ने, जिससे मैं आगाह भी नहीं, मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैंने सोचा, गाड़ी अचानक बाएं तरफ मोड़ते हुए उसने मुझे देखा। मैं उसे ज़रूर संभाल लूँगी। हम में दुख सुख की सांझ का बड़ा प्यारा रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। उसे भी आप पर बहुत नाज है नील जी। मुझे रश्क आता है, काश उसे मुझ पर भी इतना एतमाद होता जितना आप पर है। मैं मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट मेरी उस आरज़ू की मौत थी जो एक नन्हे से दिए की सूरत मेरे दिल में जली रही थी। उसके एतमाद को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। एतमाद के अभीकने बहुत नाजुक होते हैं मिस्टर मनोहर ज़ीशान। देखिए, ये आप मिस्टर का लफ्ज़ साथ जोड़कर अजनबियत का सबूत देने लगी हैं। तुम मेरे लिए अजनबी ही तो हो मनोहर ज़ीशान। बावजूद ये कि मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी अपनी उंगली में सजा रखी है। मैं फिर मुस्कुराने लगी। आप अजनबी ही तो हैं मेरे लिए। कंदी ने तो मुझे हवा ही नहीं लगने दी आपके वजूद की। मैंने जवाब पैदा किया। चलिए, अब तो सारे पर्दे हट जाएंगे, कोई अजनबियत बाकी नहीं रहेगी। इसका छोटा सा बंगला मेरे सामने था, जिसके छोटे से लॉन में कंदी के पसंदीदा सफ़ेद गुलाब मुस्कुरा रहे थे। जूही की सिमटी सिमटी कलियां अपनी महक दे रही थीं। गाड़ी पोर्च में रुक गई। फूफो जानी सो रही हैं, सारी रात कंदी के लिए जागती रही हैं। मैं दरवाज़ा खुला छोड़ गया था। कंदी जाग रही होगी, आपको देखकर खुश होगी। बड़ा इंतज़ार था उसे आपका। मुझे एक और झटका लगा और अभी हम दोनों दाखिली दरवाजे में ही थे कि कंदी सामने आ गई। नीली नील, इसने बाहें फैला दी। कंदी, तुम क्यों उठाई? मैं तुम्हारे कमरे में आ रही थी। नहीं नील, नहीं नहीं, वो बड़बड़ाते हुए मेरी बाहों में झूल गई। बंद आंखें आंसू बहाने में लगी थीं। कंदी के वजन से मैं झुकने लगी। मनोहर ने उसे थाम लिया। कंदील कंदील, अपने कमरे में तो चलो। वो एकदम चौंकी और हम दोनों के सहारे अपने कमरे में चली। कंदी जान, रोने से क्या हासिल होता है? तुम पहले ही बीमार हो। मनोहर कहाँ है नीली? वो चला गया है। कह रहा था हम दोनों को तन्हाई की ज़रूरत है, वो सुबह आएगा। कंदील की आंखों में आंसू आ गए। इससे कह देना था नीली, वो यहाँ नहीं आए। क्यों? मैं सरासर अनजान बनी बैठी थी। कल तक मुझे तस्वीर के हवाले से एएसपी मनोहर ज़ीशान से मोहब्बत थी, आज नफरत हो रही थी। वो इन लाखों लोगों में से एक था जो सारे ज़माने से फ्लर्ट करने के बाद किसी एक बेचारी लड़की को उम्र भर अपनी वफा का धोखा देते हैं और उसका सबसे बड़ा मान बन जाते हैं। मुझे इस बात पर हैरत नहीं थी कि मनोहर ज़ीशान ने मुझे पहचाना ही नहीं। पहचानता भी कैसे? उसने मुझे तो कुजा मेरी तस्वीर तक नहीं देखी थी। वो मर्दों की उस किस्म में से था जो सबसे ख़तरनाक होती है। गर्बा मस्कीन किस्म, गुनाह करके मासूम नज़र आने वाली किस्म। एक कुंदी ही क्या जाने कितनी लड़कियां उसके तीरे निगाह की घायल हुई होंगी। दुनिया जहां की अयाशी के बाद ख़ुद को मजलूम और मासूम बनाए, वालदैन के हुजूर पेश हो गया और शराफत का सबूत इस तोड़ दिया कि आंखें बंद करके उनकी मर्जी पर मंगनी करवा ली। मेरे दिल में ज्वालामुखी फूट रही थी। तूफान उमड़ रहा था। मनोहर की नफरत के खोलते लावे को अपने अंदर छुपाए मैं कंदी के आंसू पोंछने लगी। बात क्या है कंदी? क्या ये वही मशहूर ज़माना सितारा है जो किसी और आसमान पर रोशनी देने लगा है? मैंने लहजे में शोखी भरने की कोशिश की। हाँ कंदी, वो किसी और का हो गया है। बहुत जल्द मुझसे छिन जाएगा, जुदा हो जाएगा। मैं तो उससे अब भी नहीं मिलना चाहती थी कि उसे बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर था, पर वो आ गया। कहता है मुझ बिन इसे चैन नहीं मिल सकता। कंदी, मैं पहेलियाँ नहीं बूझ सकती, शुरू से कमज़ोर हूँ इस मामले में। नील, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इस कहानी को कहाँ से शुरू करूँ? क्या नाम दूँ, कौन सा रंग दिखाऊँ? रंग तो मेरे पास भी कई हैं, लेकिन कंदी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं। फ़िलहाल तुम कुछ भी ना बताओ, सिर्फ आराम करो। ठीक हो जाओगी तो बातें होंगी। मैंने उसे दवा खिलाई, दूध पिलाया और कंबल इस पर डाल दिया। मैं जाग रही थी। कंदी के लिए भी शायद जागती, लेकिन इस वक्त तो मैं अपने लिए जाग रही थी। अपने पहले दुख के लिए, अपनी पहली शिकस्त के लिए। कितनी बड़ी चोट खाई थी मेरे दिल ने। चोट भी कैसी कि चोट लगाने वाले को कुछ कहने की पोजीशन में भी ना थी, बल्कि चोट का इजहार करने के लायक भी नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। एक दीवार के साथ बुक शेल्फ में बहुत सी किताबें भी थीं, साथ ही राइटिंग टेबल थी। मैं उठकर इस तरफ आई, कोई किताब ढूंढने लगी। उस वक्त जब मैं किसी अच्छी सी किताब की तलाश में थी,
मेज़ पर रखी सब्ज कवर वाली नोटबुक ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। मैंने आहिस्तगी से नोटबुक उठाई और कुर्सी पर आ बैठी। मैं जानती थी कलम और कागज़ इंसान के कितने बड़े राजदां होते हैं। शायद वो सब कंदी मुझे ना बता सकती जो उसने कलम की मदद से इन कागज़ों पर मुंतकिल कर दिया था। मैंने अवराक पलट कर देखा। ढेरों सफ़े उसकी खूबसूरत तहरीर से पुर थे। मैंने चोर निगाहों से कंदील को देखा। मस्कन दवाओं के ज़ेरे असर बहुत जल्द नींद की आगोश में जा सिमटी थी। मैंने कुर्सी की पुर से टेक लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। ये मामा भी अजीब है। इन्हें ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें, बहुत कम इंसान पसंद आते हैं, और जो कभी पसंद आते हैं तो पहली नज़र में। इस दिन कॉलेज से लौटी तो छोटे से लॉन में मामा के हमरा एक अजनबी को बैठा देखकर हैरान रह गई। अजनबी भी कौन? पुलिस की वर्दी में मलबूस एक नौजवान, जिसके बैजेस उसे एएसपी बता रहे थे। सूरत हाल ज़रा वाज़िया किस्म की थी, वरना अपने घर में पुलिस के एक बंदे को देखकर मैं तो इन्नल्लाह हो जाती। करम ये हुआ कि जिस वक्त मैंने अंदर कदम रखा वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मेरी उम्र की बेशुमार घड़ियों में ये शख्स पहला मर्द था जिसे मैंने अपनी मामा की तन्हाई में उनका शरीक देखा। मैं बहुत खुश हूँ मन्नू, बहुत खुश। तुम में सारी झलक अपने बाप की है, वैसी ही खुबरू, दराज कद, हैंडसम हो तुम। अरे आपको किसने बता दिया? मन्नू तो मेरा इंतहाई खुफिया नाम है। मुझे मालूम ना हो तो फिर किसे होगा? तुम्हारा नाम भी तो मैंने रखा था मन्नू, मैंने। तुम्हारे नन्हे मुन्ने वजूद के लम्स ने मुझे एहसास बख्शा ममता का, पहचान दिलाई एक खुशबू की, एक खूबसूरत रिश्ते की। देखिए मोहतरम खातून, आपने मारे तजस्सुस के मेरा दिल धड़का धड़का दिया है। आखिर आप हैं कौन? आपने मुझे पहचाना कैसे? यहाँ बुलवाया क्यों? मामा के चेहरे पर ऐसी खुशी मैंने पहले कभी न देखी थी। मैं पागलों की तरह उनसे कुछ फासले पर खड़ी इन दोनों का मुंह तकती रही। मैं कौन हूँ? अरे मैं कौन हूँ? पगले, तूने ही अपने आप से पूछा होता। तेरी सांसों में मेरे प्यार की खुशबू आज भी मौजूद होगी। बहुत चाहा था मैंने तुझे, बहुत प्यार किया था। रातों को तेरे लिए जागना, दिन को तेरी निगहदाश्त करना, तेरे लाड उठाना, तुझे लोरियां सुनाना। आप मुझे बिल्कुल पागल कर देंगी। प्लीज़ आप मेरी जो भी हैं मुझे बता दें। आपने मुझे कहाँ देखा? आपको कैसे मेरी खबर हुई कि आपने मेरे ऑफिस में मेरी तलबी का इस कदर सख्त ऑर्डर भेज दिया? मामा हंस दी। अखबार में तेरी तस्वीर देखी थी, तेरे अफसर हो जाने की खबर पढ़ी थी। मुझे शक सा हुआ तेरा नाम पढ़ के। इसमें जो नाम शामिल था वो तेरी पहचान था मन्नू। मैं कैसे न समझ जाती। और देख, मेरा शक तो सच निकला। तू सचमुच मेरा चंदा है, मेरी जान है। उफ, वो बच्चों की तरह झुंझला रहा था। आपको बता देने में क्या अर्थ है? अपना नाम बताइए, अपना रिश्ता बताइए। सारे दावे तो यूं कर रही हैं गोया आप मेरी माँ हो। माँ नहीं तो माँ जैसी तो हूँ ना चंदा। तो फिर बताइए आप कौन हैं? ये मिसेस शादाब बुलंद बख्त हैं। मैंने दूर से ही मुदाखलत की। दोनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। अच्छा, तो आज आप इस नई दिलचस्पी में खोकर मुझे पिक करना भूल गई। मैं जली भुनी खड़ी थी मामा का उसके लिए प्यार देखकर। तुम आ गई कंदी में, आज वाकई तुम्हें लाना भूल गई। कौन है ये साहब? आपकी नज़र करम चुराने वाले, मुझसे आपको गाफिल करने वाले, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मेरे रकीब। यंग लेडी, अभी तो रफाकत वाला मामला ही पेश नहीं आया, रकाबत कहाँ से आ गई? बिलीव मी, मेरी और मिसेस शादाब बुलंद बख्त की मुलाकात को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए। आपसे इनका रिश्ता बड़ा वाजिया है। मोहब्बतों में कोई फ़र्क कैसे आ सकता है? मुझे तो इतना बताने की रवादार भी नहीं है कि मैं इनका क्या लगता हूँ। मन्नू ये मेरी प्यारी बेटी, मेरी कायनात कंदील यानी कंदी है। इससे मिलो कंदी, ये मन्नू है। इसे मेरा अपना आप ही समझो। इसमें मेरे खून की खुशबू शामिल है। इसका मेरा रिश्ता दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन बाज़ हकीकतों से मुंह मोड़ कर भी जिया जाता है। जैसे इसका बाप मुझसे खफा होकर रूठ कर जी रहा है। मामा रोने लगी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी। कौन है आप मिस्टर मन्नू? आपने मेरी इतनी अच्छी मामा को रुला दिया। जानते हैं आप मेरी मामा कितनी हौसलामंद खातून हैं? दुख के तूफानों ने इनको अपनी जगह से नहीं हटाया। ये तो कभी रोई ही नहीं है। और अब आज आपको देखकर, मामा ये हैं कौन? आप नहीं बता रही तो मैं अभी जाके पापा से फ़ोन पर बात करता हूँ कि एक सोबर से खातून मिसेस शादाब बुलंद बख्त से उनका क्या रिश्ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना मन्नू। एक मुद्दत बाद कोई अपना मुझे मिला है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। उन्हें कुछ मत बताना। खुदा के लिए तुम बैठो, कंदी में चाय बना कर लाती हूँ। मैं थकी हारी वहीं टिक गई और कनखियों से मन्नू को देखने लगी, जो हमारी पुरसुकून ज़िंदगी में हलचल मचाने आ गया था। तो आप इनकी इकलौती बेटी कंदील हैं? जी हाँ, खुदा की कुदरत है। उसने कुर्सी पर पहलू बदला, अपने स्याह बूट की टो से ज़मीन को कुरेदा। आज मैं एक टूर से जूं ही लौटा ऑफिस में दाखिल हुआ, मुझे इत्तला मिली कि एक खातून ने मुझे अपने दौलत कदे पर फिर तलब किया है। वारंट इतने सख्त थे कि आए बिना चारा ही नहीं था। यहाँ आकर और अब आपसे मिलकर बात अधूरी रह गई। कंदी, मन्नू को अंदर ले आओ मेरे कमरे में, मामा ने किचन से आवाज़ दी। मन्नू ने सहम जाने की अदाकारी की या सचमुच ही सहम गया। बाप रे, गोया हवालात से जेल भेजा जा रहा हूँ। अपने पेशे के एहतराम में ऐसी बातें जहन में रखना आपका फ़र्ज़ ही है।
चलिए अंदर तशरीफ़ ले चलिए, आप खुश नसीब इंसान हैं। मामा की ख्वाबगाह में दाखिल होने वाले पहले मर्द। क्या मतलब? एक तो आप हर बात की तह में उतर जाने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। पापा मेरी पैदाइश से भी पहले ये दुनिया छोड़ गए थे। किसी दुश्मन की एक जालिम गोली ने उनका सीना चाक कर दिया था। ओह, तो वो बेवा हैं और आप? मैं बेसहारा नहीं हूँ। मेरी माँ की सूरत, मेरे पापा भी मेरे साथ हैं। बाज़ लोग मरकर भी ज़िंदा रहते हैं। मेरे पापा मेरी मामा में ज़िंदा हैं मिस्टर मन्नू, और मैं ख़ुद को तर्स के काबिल हरगिज़ नहीं समझती। रोती हूँ ना आहें भरती हूँ। रोते हैं बुज़दिल लोग, जबकि मामा ने मुझे बहादुर बना दिया है। मेरी परवरिश पर अपनी सारी सही सर्फ कर दी है। अपनी ज़ात में एक अंजुमन हूँ। मामा का दिल खुश रखती हूँ। लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, हंसी हंसाती हूँ, और बस। और कुछ अर्ज़ करूँ? जी नहीं, इतना तारुफ काफ़ी है। मैं उसे लेकर अंदर आ गई। वो दरवाजे में रुक गया। वो तस्वीर यकीनन आपके पापा की होगी, ऑफ कोर्स। और ये उसने दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसका हाथ हवा में मोलक हो गया। ये मेरा मतलब है, मेरी मामा के भाई हैं, ज़ीशान अहमद बुखारी। रिश्ते चूँकि महज एक इत्तेफाक होते हैं, और इसलिए अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि लोग, मिस कंदील, ये तस्वीर, ये नाम मेरे पापा का है। मेरे पापा आपके मामू, इसका मतलब है आपकी मामा मेरी फूफो। मगर आज तक मैंने तो घर में ये नाम, ये रिश्ता न कभी देखा न सुना। ये सब क्या है आखिर? क्या? वो किचन की तरफ भागा। मैं उसके पीछे चली। ज़ीशान अहमद बुखारी आपके भाई हैं, यकीनन रिश्ते के भाई होंगे। कोई रिश्ता नहीं रहता बेटे, जब तक दिल में खलूस और मोहब्बत ना हो, रिश्तों का दर्द ना हो। ये पत्थर दिल इंसान वाकई मेरा भाई है, हकीकी भाई, और मैं उसकी बहन हूँ। मन्नू भागकर उनके गले से जा लगा। पुप्पो, प्यारी पुप्पो, अच्छी सी पुप्पो। मामा ने उसका मुंह चूमा, बार बार फटते जज्बात से। मन्नू ने उनकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। मन्नू, तूने जब बोलना सीखा था, पहले मुझे ही पुकारा था। तुझ में मेरी जान थी, और जब मैं तुझसे बिछड़ी तो तेरी उम्र सिर्फ 2.5 बरस थी। तू भला मुझे कैसे याद रखता, कैसे याद रखता? पुप्पो प्यारी, आप हमसे दूर क्यों रहीं? उनकी आंखें फिर बरसने लगीं। फिर वो खुद ही नॉर्मल हो गईं। लोग जुदा हो ही जाते हैं चंदा, मैं भी तुम लोगों से बिछड़ गई। इन्होंने बहते आंसू रोके। तो आप मिस कंदील, इनके नाते आप मेरी फर्स्ट कज़न हुई। जी हाँ, ये भी एक इत्तेफाक है, वरना मुझे तो सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट से ही नफरत है। नफरत मुल्क व कौम के मुहाफिजों से। कंदील बीबी, यकीन जानिए हम शरीफ लोग ही होते हैं। मामा रोते रोते मुस्कुरा दी। चलो अंदर चलो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। रहने दीजिए चाय वाय, आप आइए। उसने मामा का हाथ पकड़ा। बेटे, चाय लेकर आ रही हूँ। हाँ तो मामा, आपने वादा किया था अपने बारे में सब बताने का। अगले दिन मैंने मामा को जा घेरा, जब वो लड़कियों के पर्चे जांचने में लगी थी। आपने तो मुझे हर लम्हा ये बताया कि हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, और ये तस्वीर जो आपके कमरे में लगी है, आपके रिश्ते के भाई की थी, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानती। अब ये रिश्तेदार कहाँ से निकल आए? मामा, ये सब क्या है? कैसा ड्रामा है? मैं उलझ रही हूँ मामा, मुझे इस कॉम्प्लिकेशन से निकाल लीजिए प्लीज़। ये कौन है मामा? मनोहर ज़ीशान, जिसे देखते ही आपके बरसों से रुके आंसू तसलसल से बह निकले। वो मेरा भतीजा है, मेरे हकीकी भाई का बेटा, ज़ीशान अहमद बुखारी। तुम्हारे हकीकी मामू हैं कंदी। ताल्लुकात की, रिश्ते की ये कड़ी उस वक्त टूट गई थी जब मैंने इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हारे पापा से शादी कर ली थी। क्या मतलब? हाँ जानू, बुलंद बख्त और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास के तालिब इल्म थे। बुलंद बख्त की जहानत की धूम पूरे मुल्क में थी। उसने बीएससी का इम्तिहान इंतहाई इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। तुम्हारे पापा की जहानत वजह मोहब्बत बन गई। एमएससी के 2 साल एक साथ गुजारने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बिना एक पल गुजारने का हौसला भी नहीं रखते। बुलंद बख्त ने अपना प्रपोज़ल भेजा। भैया की बहुत ही लाडली बहन थी मैं। बुलंद बख्त भैया को बेहद पसंद आया। मंगनी हो गई। शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई। लेकिन शादी से चंद दिन पहले फ़िरके की दीवार हमारे दरमियान हायल हो गई। भैया को कहीं से पता चला हम कलमा गो मुसलमानों ने तौहीद रिसालत के साए तले अपने आप को कितने हिस्सों में बांट दिया है, और ये तकसीम शुदा मिल्लत वाहिद एक दूसरे से कितनी नफरत करती है। इसका एहसास मुझे पहली बार हुआ। बुलंद बख्त ने फ़ोन पर मुझसे बात की। मैंने उसे भैया से मिलने के लिए कहा। भैया उसकी एक बात सुनने को तैयार ना थे। उसकी सफाइयाँ धरी की धरी रह गईं। भैया ने इनकार कर दिया। छपे हुए कार्ड नजरे आतिश कर दिए। अंगूठी मेरी उंगली से उतार कर वापस कर दी। बुलंद मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। उसका और मेरा मजहब सुलह, अमन और आश्ती का था। प्यार था, मोहब्बत थी। नफ़रतें हमारे अंदर दूर दूर तक मौजूद ना थीं। हमें हर अच्छाई, हर नेकी अजीज़ थी। बुलंद के बाद मैं किसी और को कुछ न दे सकती थी। बुलंद के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती थी। उसने मेरी जुदाई से घबरा के खुदकुशी का रास्ता अपनाया। ख्वाब आवर गोलियों की पूरी शीशी अपने अंदर उंडेल ली। मुझे खबर हुई तो मैंने अपने बाबुल का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। बुलंद मेरे लिए दुनिया छोड़ रहा था। मैं उसके पास भी ना आती। मैं वहाँ पहुँची तो वो ऑपरेशन थिएटर में था, जहाँ डॉक्टर उसकी जान बचाने में कोशां थे। मैंने सोच रखा था कि वो मर गया तो ज़िंदा मैं भी न रहूँगी।
लेकिन उसे जिंदा रहना था, बच गया। उसकी हालत कदरे बेहतर हुई तो हॉस्पिटल के एक साइड रूम में हमारा निकाह हो गया। मैं पूरा एक माह हॉस्पिटल के उसी कमरे में तुम्हारे पापा की तीमारदारी करती रही और भैया ने मेरी तलाश में पूरा मुल्क छान मारा, लेकिन मैं न मिल सकी। बुलंद की सेहतयाबी पर तुम्हारे दादा जानी ने एक जश्न का एहतमाम किया, दावत वलीमा दी और हमारी शादी का ऐलान किया। बुलंद को नई जिंदगी मिली थी, हम दोनों की खुशी का सिर्फ हमें ही इल्म था। बुलंद ने मुझे किसी इंतहाई कीमती शय की तरह संभाल कर रखा, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मकाम दिया, मुझे बेहद मोहब्बत दी। लेकिन सदैव के मेरी खुशियों की उम्र बहुत छोटी थी। उन दिनों मैं और बुलंद एक ही शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर्स कॉलोनी के एक बंगले में रिहाइश पजीर थे, जब एक रात नामालूम अफराद घर की दीवार फांद कर खिड़की का शीशा तोड़कर बुलंद को हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर गए। बुलंद के खून आलूद वजूद ने मेरे होशो हवास छीन लिए। होश में आई तो इर्द गिर्द सब लोग मौजूद थे। तुम्हारे दादा को जाने किसने इतला दी और वो आ मौजूद हुए। बुलंद की लाश के साथ मैं भी एक लाश की सूरत अपने ससुराल गई, जहां चारों तरफ से जहर आलूद निगाहों ने मुझे घेर लिया। उस घर के लोगों के पास मेरे लिए नफरत ही नफरत थी। मैं तो जीते जी वैसे ही मर गई, मेरा दम घुट कर रह गया। कबल अजीम कि मैं मर जाती तुम्हारे दादा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं इनके बेटे की कातिल थी। मेरा वजूद 2 बार उसके लिए मौत का सबब बना था। मैं इस घर में रहने के काबिल ना थी। उस वक्त रोज़ ज़मीन पर खुदा की ज़ात के बाद अपने सिवा और कोई भी मेरा ना था। मैं जो इतने सदमों का बोझ उठाए बड़ी मुश्किल से जिंदा थी, मैंने मरने का तय कर लिया। और जब मैं दरिया के पुल पर खड़ी छलांग लगाने का इरादा कर रही थी, मेरे वजूद में तुम्हारी सूरत छुपी निशानी ने मुझे बुलंद के ख्वाब याद दिला दिए। बुलंद को आने वाले बच्चे का कितना इंतजार था, कितनी चाह थी उसे, कितने ख्वाब देखे थे उसने। मेरे कदम वहीं रुक गए कंदी। फिर तेरी मामा ने तेरी आमद की उम्मीद के सहारे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा कर दी। इससे पहले मैंने भैया से भी बात की, लेकिन इन्होंने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। अपनी ज़िंदगी का बोझ अपने कंधों पे उठाए मैं कराची आ गई, यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया, अयाज भाई के नेक्सी किराए पर ले ली। वो और भाभी मेरा सहारा बन गए। तुम वहीं पैदा हुई पली बड़ी। नीली तुम्हारे लिए बहन जैसी ही है, वह तुमसे 1.5-2 माह बड़ी है। तुम दोनों ने एक माँ का दूध पिया। नीली की मामा ने भी तुम्हें पाला पोसा, पूरे 18 बरस में उनके साथ ही रही। भैया का कुछ भी पता ना चला, ना मैंने खोजने की कोशिश की, ना ही अयाज भाई को कुछ बताया। आज इतने बरसों बाद भाई जैसी सूरत देखकर मेरे सारे जख्म हरे हो गए। जुदाई कसक देने लगी। जी चाहा किसी अपने के गले लग कर रोऊं, उम्र की खलिश मिट जाए, प्यास बुझ जाए। वो तो सचमुच मेरे भैया का बेटा निकल आया। मामा जिन्होंने आपको इतने तवील अरसे में भूलकर याद नहीं किया, वो अब आपको कैसे कबूल कर लेंगे। कंदी तू मेरी प्यारी बच्ची है, मैं तुझे तन्हाई का तोहफा नहीं दे सकती। मैंने ज़िंदगी गुजार ली कि मेरे साथ बुलंद की मोहब्बत का एहसास था, एक मुख्तसर लेकिन खूबसूरत माजी की यादें थीं। लेकिन तू मेरे बाद किसके सहारे ज़िंदगी गुजारेगी। मैं तुझे भैया को देना चाहती हूँ। तू बहुत प्यारी बच्ची है, तुझे देखकर भैया सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। मेरा क्या भरोसा है, जाने कब ये दुनिया छोड़ बैठूं। मनोहर बहुत अच्छा लड़का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा। मैं उस मामू के बेटे से जिसने मेरी माँ पर सकून के दरवाजे बंद कर दिए अपना कोई नाता नहीं समझती, और ना ही मुझे उसकी ज़रूरत है। मगर मुझे उस फूफो की बेटी से जिनके बहुत से कर्ज हमारे ज़िम्मे हैं कोई भी नाता जोड़कर बहुत खुशी होगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो दरवाजे में इस्तादा था। हेलो फूफो जानी, आओ बेटे। क्या हो रहा था, यही कुछ दुख सुख की बातें। फूफो जानी, आपने ख्वामखा ही अपनी निकम्मी सी बेटी के आगे अपने होनहार लायक फ़ाइक भतीजे का प्रपोज़ल रख दिया। मामा शर्मिंदा सी होने लगी। आपको एहसास करना चाहिए था, आपका भतीजा कोई गिरा पड़ा बंदा नहीं है, वो शोखी भरे लहजे में कह रहा था, जबकि मैं कतन मजाक के मूड में ना थी। माफ़ कीजिए, मामा की बेटी भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ऑल राइट, जब दोनों ही खासल खास किस्म की चीज़ें हैं तो ताल्लुक़ जोड़ने में देर कैसी। मनोहर का कहका मेरा पीछा करता मेरे कमरे तक आ गया। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे सामने खड़ा था। क्यों बिनते फुफ्फो जानी, आखिर आपकी मामा के इस भतीजे में क्या कमी है। आपको मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक नज़र में ख्वामखा किसी को पसंद कर बैठती हैं। मैं आइडियलिज़म का शिकार हरगिज़ नहीं हूँ, और ना ही आप मेरे बुलंद तर मयार पर पूरे उतरते हैं। मनोहर का चेहरा तारीक सा होने लगा। अपनी मामा के दुखों का सारा गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। हर शख्स को राय के इजहार की आज़ादी है मिस कंदील। मैंने कब कहा है कि आप मुझे अपना मयार बना लें। वह कमरे से निकल गया। जाने उसने मामा को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, रात को वो मुझ पर बरस पड़ी। सख्त खुदगर्ज हो तुम कंदी। सारी ज़िंदगी में एक इंसान इस घर में मेरे अजीज़ की हैसियत से दाखिल हुआ और तुम उसे भी कबूल ना कर सकी, तो फिर आपने मुझे ये ना बताया होता कि उसके बाप ने आपसे इतना बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि मेरे पापा को मुझसे और आपसे छीन लिया। कंदी, मैं तन्हाई से उकता चुकी हूँ, थक चुकी हूँ।
वो लड़का बहुत अच्छा है, आखिर मेरे माँ जाए का बेटा है। उसे इस घर में आने से मत रोको, उसकी आमद से मेरा दिल सुकून पाता है। मैं आपके पाँव की जंजीर नहीं बनूंगी मामा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शौक से टूटे नाते जोड़ लीजिए। मुझे अपने वालिद के कातलों से कोई वास्ता नहीं। मेरा एमए हो जाए, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं रोने लगी। मामा कमरे से बाहर चली गईं। वही घर जिसे हम दोनों ने एक जन्नत बना रखा था, वही घर एक कैद खाना नजर आने लगा। मैं खुद को मुजरिम लगने लगी। उस दिन के बाद मनोहर फिर नजर नहीं आया। काफी दिन गुजर गए तो मैंने मामा से उसके बारे में पूछा। मैंने मना कर दिया था। वो रुखाई से बोली, क्यों? बस ऐसे ही। उनका गुस्सा भी बदस्तूर मौजूद था। अगर मना ही करना था तो बुलाया क्यों था? मैंने हार मान ली। कंदी, तुझसे ज्यादा तो कोई अजीज नहीं है ना मुझे। आखिर तू बुलंद बग की बेटी है और बुलंद मेरी जिंदगी था। मामा की आवाज के दर्द ने मुझे चौंका दिया। मेरी फूलों जैसी नर्म और नाजुक और पाकीज़ा माँ ने मेरे बाप से मोहब्बत करके पाया क्या था? सब कुछ ही खो दिया था। वो चाहती तो मुझे किसी खैराती अस्पताल में डालकर दुनिया की खुशियाँ हासिल कर लेती, शादी कर लेती, मुझे मेरे ददियाल को दे देती। वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने तो पूरी उम्र वफा में गुजार दी, मेरी परवरिश की या खुद को मेरे पापा के साथ वाबस्ता रखा। आखिर मैं अपनी मामा को किस जुर्म की सज़ा दूँ कि इन्हें एक छोटी सी खुशी से भी महरूम रखूँ? अगर मामा की खुशी इसी में है कि मैं मनोहर की हो जाऊं, तो मुझे उसे भी कबूल कर लेना चाहिए। सो दूसरे दिन मैंने यूनिवर्सिटी से निकल के एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से मनोहर के ऑफिस का नंबर मिलाया। यस, एएसपी मनोहर जीशान स्पीकिंग। ये मैं हूँ, कंदील बुलंद बख्त। मेरी आवाज़ में शिकस्त थी। हेलो, कैसी हैं आप? पुप्पो जानी का क्या हाल है? वो आपके बिना उदास हैं। और आप? मैं भी। यानी आप भी उदास हैं? जी नहीं, जी हाँ। कब आएंगे आप? जब भी आप हुक्म दें। मनोहर जीशान, मुझे अपनी इतनी अच्छी मामा को दुख देने का कोई हक नहीं। मैंने भुला दिया है कि आपके पापा मेरे पापा के कातिल हैं। अल्फाज एकदम मेरे लबों की कैद से आज़ाद हो गए। जी, क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी मामा की खातिर गम के तूफानों में घिर कर भी खुश रह सकती हूँ। ओके, मैं आ जाऊँगा। मैं घर में दाखिल हुई। मामा अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी थी। वो आ गया। मैं लॉन में बैठी थी। मैंने उसे भी बैठने का कहा। सारी बात उसको बता दी जो मामा से सुनी थी। क्या वो बात सच है कि पापा ने आपके पापा को? हाँ, इसके अलावा मेरे पापा की किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी। आपके पापा ने हम दोनों को बड़ी सजा दी। मैंने तो आंख खोल के देखा ही नहीं बाप को, बाप की मोहब्बत को। ये सहारा छीनने वाले आपके पापा हैं, सिर्फ आपके पापा। काश आप इस बेकसी का अंदाजा कर सकते, बेचारगी के इस आलम को दिल से महसूस कर सकते, मगर कैसे और क्यों कर? आपने तो जिंदगी माँ बाप की मोहब्बतों में खानदान की शनाख्त के साथ गुजारी है। आपको गुमनामी की क्या खबर? मैं तो आज तक किसी को अपने बारे में कुछ बता भी नहीं सकी। मैं कितनी बेवकूफ़ सी शय हूँ। ना ददयाल को मेरी ज़रूरत थी, ना ननियाल को। मेरे नाम नहाद अजीज़ अगर मेरे पास से गुजर भी जाएं तो मुझे खबर ना होगी। मैं बेख्तियार से सकने लगी। मनोहर ने कुर्सी छोड़ दी। वो मेरे करीब आ गया। कंदील, मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे दुख दे रहे हैं। तुमने तो खुद ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, यानी अपने घर आने के काबिल भी ना समझा। तुम्हारा सहारा, तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी हैसियत का पैमाना मैं बनूंगा। मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हें अपने नाम का साया दूंगा। इस साए तले तुम तमाम गमों से महफूज होगी। कहो, मेरा बढ़ा हुआ हाथ थामोगी? मैंने उसकी तरफ देखा, जिससे मेरा कोई जज्बाती वास्ता ना था, जिसके साथ मेरी रोमानी किस्म की मुलाकातें ना थीं, जिसने कभी मुझ पर पसंदीदगी की एक नज़र भी न डाली थी। आप मुझ पर तरस खा रहे हैं, अपनी रफ़ाकत की भीख देने का वादा कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। अगर आपके दिल में ऐसा कोई ख्याल है भी तो जान लीजिए कि मैं सिर्फ अपनी मामा की खुशी की खातिर आपके आगे झुक गई हूँ। कंदी, अच्छी लड़की, हालात की संगीनी ने तुम्हें खपती बना दिया है। रिश्तों की कमी ने तुमसे रिश्तों का तकद्दुस भी छीन लिया है। शायद तुम्हें याद ना हो, मैं इससे पहले भी तुम्हें देख चुका था। तुम्हारे कॉलेज की एक तकरीब में तुमने मुझे अपील किया था। मैं लाशऊरी तौर पर पूरे 6 माह से तुम्हारी खोज में था। ये देखकर कि तुम मेरी पुप्पो की बेटी हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा, जब साफ़ सुथरी राहें सामने हैं, मंजिल नज़र आ रही है, सिर्फ 2 कदम चलना ही काफ़ी है, तो मोहब्बत के किसी नाटक की ज़रूरत ही क्या है? पुप्पो से तुम्हारा हाथ मांगकर नई ज़िंदगी की इब्तिदा के साथ मोहब्बत की कहानी की इब्तिदा करेंगे। लेकिन तुम तो खुद जालिम समाज बन बैठी, राहों में कांटे बिछा दिए। मुझे हंसी आ गई। मामा लौटी तो मनोहर को मेरे साथ देखकर बेतहाशा खुश हुई। पुप्पो जानी, आपकी बेटी ने अगर कुछ ज्यादती की थी तो इसकी माजरत भी कर ली मुझसे। घर आने की दरख्वास्त की, इसलिए हम दोनों के दरमियान मुकम्मल सुलह है। आप भी इसे कुछ न कहिएगा। बहुत शरीर हो तुम मन्नू। मामा से खुशी संभाले न संभल रही थी। मनोहर रात तक वहीं रहा। सच तो यह है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा था ही नहीं। मैं तो अपनी अजीज़ अज़जान मामा की खातिर कुर्बानी देना चाहती थी। सो मैंने मनोहर से सुलह कर ली, उसे ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया। वो इस नरमी को जाने क्या समझा,
बहुत खुश नज़र आने लगा। सुबह शाम हमारे घर आता, टेलीफोन पर मामा से बात करता, कभी कभार मैं लाइन पर दस्तयाब हो जाती तो मुझसे भी गपशप कर लेता। उस शाम मेरा जन्मदिन हमेशा की तरह मनाया जा रहा था। जन्मदिन का एहतमाम भी क्या था, नीली साथ होती थी तो पिंकी वगैरह और वो मिलकर कोई हल्ला गुल्ला कर लेते थे। पिछले कई सालों से मैं तन्हा थी। नीली को जलाने के लिए रोज़ नई दोस्तों के किस्से सुनाया करती थी, लेकिन सच ये था कि नीली के बाद कोई दिल को भाई ना था। बस सालगिरह की शाम मुझे नीली की तरफ से तोहफा और एन केक काटने के वक्त उसके टेलीफोन मौसूल हो जाता। आज की शाम मामा ने मनोहर का मदऊ कर लिया था, सो खाने पर खासा एहतमाम था। दोपहर मनोहर का फ़ोन आ गया, फूफो जानी से कह दें मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, अगर हो सके तो उनके लिए भी। कितने लोग हैं, मैंने पूछा। ये कोई 5 लोग मुझ समेत। आपका जन्मदिन है, ज़कात निकाल दीजिएगा जिस्मानी ताकत की, अच्छा सा खाना बना दीजिएगा, मेरे ख़ास किस्म के दोस्त हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। मैंने फ़ोन रख दिया और किचन में चली गई। केक काटते हुए मैं तन्हा ही थी, बस मामा की दुआएं मेरे साथ थीं। दफातन वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। ऐसी भी क्या बेमुरवती झूठे मुँह ही कह देती। छोटा मोटा तोहफा तो मैं भी अफोर्ड कर सकता था। मुझे तोहफे नहीं पुरखलूस दुआएं चाहिए जो मामा दे देती हैं। मैंने शान दिखाई। फूफो जानी देखिए देखिए, तौहीन, सख्त तौहीन, और वो भी मुंह दर मुंह। मैंने तुम्हें बुलाया तो था, जल्दी से तोहफा निकालो, मामा ने खुश होकर कहा। मनोहर ने जेब में हाथ डाला, एक छोटी सी डिबिया निकाली। थोड़ी देर बाद एक सुनहरी चेन उसके हाथ में थी जिसमें एक खूबसूरत पेंडेंट लहरा रहा था। बसिद अर्ज़ो इनकिसार पेश खिदमत है, वो मेरे सामने कदरे झुका कह रहा था। फिर अचानक उसने चेन मेरे गले में डाल दी। मामा किचन की तरफ गईं तो मनोहर मेरी तरफ आया। इस जंजीर में कैद होकर आप मेरी हल्का बगोश हो गई हैं। अंगूठी पहनाने मामा और पापा खुद आएंगे। मैं उसकी तरफ देखकर रह गई। रात के खाने पर उसके चारों दोस्त मौजूद थे। सब ने डट कर खाना खाया और दिल खोल के दाद दी। फूफो जानी ने आपको लाड प्यार ही नहीं दिया और भी बहुत कुछ सिखा दिया है। कम से कम अपने दोस्तों में शर्मिंदगी कभी नहीं उठाना पड़ेगी। जी हाँ, खाने के सिलसिले की बात कर रहा हूँ। मुंह धो रखिए, ये पहला और आखिरी चांस था। जी हाँ, बज़ेत मिन्नत पकवाने का, फिर तो हुक्म चला करेगा। मैंने उसकी आंखों में झांका, शायद पहली बार। उसकी आंखें बेपनाह खूबसूरत थीं और एक अनोखा और नया जज्बा इन आंखों से झलक रहा था। मैंने पहली बार किसी की आंखों को हंसता मुस्कुराता देखा था। ठीक है ना? क्या यही हुक्म चलाने वाली बात पुलिस में रहकर आदतें बिगड़ जाएं तो बेचारे ताल्लुकदार क्या करें? वो हंस दिया। अच्छा, मजाक ख़त्म। खाना अच्छा बनाने का इनाम क्या लोगी? इनाम का क्या जिक्र? नहीं नहीं, हौसला अफजाई एक ज़रूरी चीज़ है। अभी यार लोग चले जाएंगे, पुप्पो जानी से पूछकर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आ रहा हूँ। मामा ने झट मुझे तैयार होने का कह दिया। मैं गेट पर आई। अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर वो मेरा मुंतज़िर बैठा था। दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगा, आओ। कंधी में बैठ गई। उसने जन से गाड़ी आगे बढ़ाई। खाना अच्छा पकाने पर इनाम शनाम की बात तो बस ढोंग थी। असल में मैं तुमसे कुछ बातें करना चाह रहा था। वो तो आप घर पर भी कर लेते हैं, नहीं कुछ और तरह की बातें। क्या मतलब? कंदील, एक बात बताओ। जी पूछिए। मैंने सुना था तुम इंतहाई खुश मिजाज और शौक़ शरीर लड़की हो, लेकिन जब से मैंने इस घर में कदम रखा है कभी तुम्हें हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। क्या तुम्हारी इस खामोशी का सबब मैं हूँ? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैंने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो इंतहाई संजीदा था। नहीं तो फिर ये सब क्या है? सच बता दूं? हाँ हाँ, हिजाब कैसा? असल में आपकी आमद से कबल मुझे सिर्फ इतनी खबर थी कि मेरे पापा किसी बीमारी का शिकार हुए और दुनिया छोड़ गए। मामा उन हज़ारों लोगों में से एक हैं जिनका भरे जहां में कोई नहीं होता। ये सारा कुछ खुदा का फैसला था जिस पर एतराज़ की जुर्रत थी ना ख्याल आया था। आपकी आमद ने ज़िंदगी में अजीब सी हलचल मचा दी। माजी मेरे सामने वाज़ह हुआ तो अपनी कमाईगी और नाकदरी का शिद्दत से एहसास हुआ। इतने सारे रिश्तों के होते हुए हमने तन्हा ज़िंदगी गुजारी, दुख सुख अपनी जान पर झेला, कई बार बुरे वक्त भी काटे। कोई छोटी सी खुशी मिली तो अकेले ही हंसे। आप सोचिए, अकेला आदमी तो हंसता भी पागल लगता है, और रोने के लिए किसी हमदर्द गमगसार के बाजू चाहिए होते हैं जिनमें समाकर वो अपना आधा गम भूल जाए। मेरे पास तो फिर भी मामा थी, लेकिन मामा का सहारा कौन था? रिश्तों की इस संगदिली ने मेरे एतमाद को ठोकर लगाई है। मनोहर ज़ीशान, मुझे रेजा रेजा कर दिया है। आप ही सोचिए मैं कैसे हंसूं, कह के लगाऊं क्या इस बात पर कि दुनिया ने हमें ठुकरा दिया। इतने बोझ मेरी मामा के कंधे पर लाद दिए। अब तुम तन्हा नहीं हो कंदी, खुदा की कसम मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरे पास खूबसूरत अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है,
लेकिन मेरा दिल खूबसूरत जज्बों से पुर है। मैं तुम्हारी खातिर पूरा जहान छोड़ सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी सारी महरूमियों का उजाला करूँगा। कंदी, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। खुदा के लिए मेरा वादा है, ऐसा वादा जो हर हाल में पूरा होगा, चाहे सारा ज़माना ही मुझसे क्यों ना टकरा जाए। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं गोया ज़माना आपकी राह रोके खड़ा है। मैंने कदरे खुशगवार लहजे में जवाब दिया, नहीं नहीं, पेशबंदी के तौर पर। अच्छा अच्छा, जैसे आप किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए पेशबंदी करते हैं। मैं ज़रा सा मुस्कुराई, वो भी हंसने लगा। पेशे का असर ज़ाती ज़िंदगी पर तो होता ही है। एक डर ये भी तो है कि आप तो ज़िंदगी भर ज़रा ज़रा सी ख़ता पर दफ़ात लागू करते रहेंगे। वो तो होगा ही, लेकिन इन दफ़ात का इन्हिसार जुर्म की संगीनी पर होता है और छोटी मोटी दफ़ात तो मामूली सी ले दे पर ख़त्म हो सकती हैं। क्या मतलब? नहीं, रिश्वत का चक्कर, रिश्वत लेकर। लेकिन नहीं नहीं, जुर्माना ही कह लो तो बेहतर है। किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे एएसपी भी अंदर हो जाएं रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में। और अब तो सुना है रिश्वत देने वाले को भी रिश्वत लेने वाले के साथ ही बंद किया जाएगा। कहीं हम दोनों धर न लिए जाएं। मैं मुस्कुरा दी। दिन गुजरते चले गए। एतबार व एतमाद का ये रिश्ता बड़ा अजीब निकला। मुझे अपने दिल के आगे दिमाग के रूबरू यह एतराफ़ करना पड़ा कि मैं मनोहर ज़ीशान से मोहब्बत करने लगी हूँ। उसकी दिलकश शख्सियत थी भी प्यार के काबिल, मगर मुझे तो उसके किरदार ने, गुफ्तार ने जीता था। आहिस्ता आहिस्ता, या उस मोहब्बत ने जो उसे मामा से थी। मामा तो मेरी ज़िंदगी की बुनियाद भी थी, मेरे सर की छत भी। मैं मनोहर पर मान करने लगी थी। वो हमारे घर का ज़रूरी हिस्सा बन गया था, अहम फ़र्द। ड्यूटी से ऑफ होते ही इधर आ जाता। अदब, साइंस, इंटरनल लॉज, इंटरनेशनल लॉज वगैरह पर मामा से सिर हासिल बहस करता। मैं उन दोनों की मालूमात से फैज़ हासिल करते हुए चुपकी बैठी रहती। मामा के सारे काम उसने अज़ खुद अपने ज़िम्मे ले लिए। इस घर की फलाह व बहबूद से उसे मुकम्मल दिलचस्पी हो गई। मुझे भी उसका वजूद एक मजबूत सतून नज़र आने लगा। उसका और मेरा रिश्ता था और रिश्ते में मौजूद खलूस ने इसे दुआशा कर दिया था। ये नशा मेरी रगेजां में उतर गया। एक दिन वो आ गया कि मनोहर से हटकर सोचने का ख्याल ही जान निकालने लगा। और 1.5 साल इसी तरह गुजर गया। मन्नू कंदी तालीम से फारिग हो गई। मैं चाहती हूँ कि इसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। मैं मामा के कमरे में जाते जाते रुक गई। मुझे भी एहसास है पुप्पो जानी, फिर देर क्या है। मैं पिछले दिनों घर गया था ना, तो मैंने पापा से सरसरी तौर पर आपके बारे में पूछा। इन्हें तो आपका नाम सुनना भी गवारा नहीं। मैंने इन्हें यह बताया ही नहीं कि मैं आपसे मिलता हूँ या आपको जानता हूँ। फिर मामा ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। मैंने उनसे कहा कि मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ। मामा ने झट पूछा, किस ख़ानदान की, बाप कौन है? मैंने कह दिया कि इस भरे जहाँ में उसका एक माँ के सिवा कोई नहीं, और मुझे तो लड़की से शादी करना है, उसके ख़ानदान से नहीं। लड़की अच्छी है या बुरी, मेरे उस मयार के मुताबिक है जो मैंने अपनी बीवी के लिए अपने जहन में बना रखा है। बात पापा तक पहुंच गई। इन्होंने मुझे तलब किया, पूछा, मैंने इकरार कर लिया। इन्होंने साफ कह दिया, एक ऊंची शान वाले ख़ानदान को एक साफ सुथरी हैसियत की मालिक लड़की की ज़रूरत है। दुनिया वाले सिर्फ लड़की को ही नहीं देखते, उसके आगे पीछे भी देखते हैं, और वो ऐसे किसी लड़की को कबूल नहीं कर सकते जिसके ख़ानदान का अता पता ना हो। तो फिर मामा ने परेशान होकर कहा, लेकिन मुझे इन बातों की परवाह नहीं। मैं कंदी के सिवा किसी के बारे में सोच तक नहीं सकता। लेकिन बेटे, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। मैं आज शाम कंदी के हाथ में अंगूठी पहना रहा हूँ। इसी तरह एक दिन सादा सी तकरीब में शादी भी कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपकी तरह मुझे भी निकाला मिल जाएगा घर से। मैं इसे कबूल करूँगा और बर्दाश्त करूँगा। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में भागी। शाम उसने मेरी उंगली में नफीस सी उंगली पहना दी। तुम सिर्फ मनोहर ज़ीशान की होने वाली बीवी हो, ज़ीशान बुखारी की बहू नहीं। और तुम्हारा होने वाला गरीब शोहर अपनी तनख्वाह में यही अंगूठी ही ला सकता था। और वैसे भी इस्लाम में शादी के अखराजात लड़के की माली हैसियत के मुताबिक करने की इजाज़त है। मनोहर अंगूठियाँ नातों की बुनियाद नहीं होती। कबूलियत का शर्फ तो दिल बख्शते हैं एक दूसरे को, और मैंने तुम्हें एक शरीके हयात के तौर पर कबूल कर लिया है। इस फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत थी? देखो देखो, इतनी भी अमलियत पसंद मत बनो। मेरे अरमानों का यूँ खून न करो। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ। मेरे ख्वाब तो पामाल ना करो। मैं हंस दी। मामा मामा, पानी पानी। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से नोटबुक बंद कर दी। कंदी बड़बड़ा रही थी, पानी पानी। मैं उठकर इसके करीब गई, जग से पानी ग्लास में डाला और इसकी तरफ बढ़ाया। उठो कंदी, पानी पी लो। मनोहर मनोहर, चले जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान से जुदा नहीं होने दूँगी। मैं ये अंगूठी वापस कर दूँगी। मनोहर प्लीज़, तुम इस लड़की से शादी कर लो जो जो उन लोगों ने तुम्हारे लिए चुनी है। प्लीज़ मनोहर, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे मरने दो। मुझे इस दुनिया में रहने दो। मैं गुमनामी की ज़िंदगी से तंग हूँ। मैं तुम्हें बेनंग व नाम ना होने दूँगी। चले जाओ, चले जाओ। कंदी में चिल्लाई। उसने आंखें खोली। लो, पानी पियो। वो हाँफ रही थी, गोया मीलों का फासला तय करके आई हो।
नीली वो कहाँ है? अभी तो यहीं था। इससे कह दो, उसे बता दो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो कहता है कुल 4 लोगों की मौजूदगी में हमारा निकाह हो जाएगा। वो माँ बाप की आरजुओं को पामाल करना चाहता है, उसे रोक दो। ये अंगूठी जो मैंने पहन रखी है इसकी खबर सिर्फ मुझे और मामा को है, लेकिन वो अंगूठी जो किसी और लड़की को पहनाई गई है उसके बहुत से गवाह हैं। वो अली ऐलान पहनाई गई है, इसलिए उसे सारी दुनिया ने देखा होगा। वो कहता है मंगनी तोड़ देगा, शादी से इनकार कर देगा। उसे रोको, लड़कियां खिलौने नहीं होती। वो एक लड़की को तोड़ना चाहता है। मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी। मगर ये नहीं होगा। कंदी क्या बात है, मुझे तो बताओ क्या है। मैं सारा कुछ समझ चुकी थी। तकदीर ने कैसा संगीन मजाक किया था हम दोनों से। दोनों की उंगलियों में मनोहर के नाम की अंगूठियां जगमगा रही थीं। फर्क था तो सिर्फ ये कि मेरी उंगली में मौजूद अंगूठी बेशकीमत हीरे की थी और कंदी की अंगूठी सिर्फ सोने की, जिसमें आम से नगीने जड़े थे। और सवाल ये भी था कि उसने एक वक्त में 2 लड़कियों को अंगूठियां कैसे पहना दी थीं। मुझे पिंकी की बातें याद आने लगीं जो उसने पोनी को बताई थीं। ये सब क्या था आखिर? क्या मैंने सब्ज कवर वाली नोटबुक की तरफ देखा, लेकिन कंदी जाग रही थी। उसकी मौजूदगी में मैं कैसे पढ़ लेती बाकी बांदा कहानी। नील, बाज लोग सदा चोर दरवाजों के खुलने और बंद होने के मुंतजर रहते हैं। शायद मेरे नसीब में भी यही कुछ था। मुझे अपने दिल में बसा कर भी वो मुझे ज़माने के सामने अपना कहने की जरूरत नहीं रखता। अपने वालदैन को मेरे दर पर नहीं ला सकता और कहता है चुपके से उसका हाथ थाम लूं, उसके वालदैन की नज़र में मुजरिम बन जाऊं। ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे? सब कुछ होगा, सभी कुछ। बस तुम मुझे उसके घर का पता बता दो। क्या करोगी तुम? क्या कर सकोगी तुम? मेरी दोस्त, मेरी बहना। उसकी मुस्कुराहट में कितनी शिकस्तगी थी, कैसी बेयकीनी थी। सुबह हो गई। आंटी शायद बहुत देर की जागी हुई थी। मैं बाहर निकली तो इन्होंने मेरी राह रोकी। वो लॉन में मौजूद पौधों की देखभाल में लगी थी। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करो। आकर कर लूँगी, किसी से मिलना है। मैं आंटी की गाड़ी निकाल ले गई। उसके घर में दाखिल होकर मैंने इधर उधर देखा। सिपाही मुझसे पूछ रहा था किससे मिलना है बीबी आपको? एएसपी साहब से। मगर आप कौन हैं? कह दो इनसे कि मैं मिलने आई हूँ। यानी कौन? मैं खुद अंदर जा रही हूँ तो मुझे इनका कमरा बता दो। मगर बीबी आप फिक्र न करो, तकरीबकार नहीं हूँ, ना ही कोई आतिशगीर मादा मेरे पास है। मैं उनकी अजीज़ हूँ। मैं अंदर घुसती चली गई। वो कॉरिडोर में मुझे मिल गया। शायद तैयारी कर रहा था ऑफिस जाने की। आप खैरियत तो हैं? कंदी ठीक है ना? आपने फ़ोन कर लिया होता मैं आ जाता। जी नहीं, मुझे खुद ही आना था। मेरे लहजे में सख्ती थी। उसने हैरान होकर मुझे देखा। वो क्यों? आप ही तो कह रहे थे कल शाम को मुझे आपका मसला हल करना है। जी हाँ, इसलिए कि आप कंदी की वाहिद दोस्त हैं, बहन भी हैं और उसके फैसलों पर असरअंदाज हो सकती हैं। हाँ तो मिस्टर मनोहर ज़ीशान, आपने क्या फ़ैसला किया है? एक बेगुनाह और मजलूम लड़की को अंगूठी पहनाने के बाद यही शादी का फ़ैसला और क्या? और एक अंगूठी जो आपकी माँ पर आपके वालिदैन ने अपनी इमारत के बलबूते पर महंगे दामों ख़रीद कर एक दूसरी लड़की के हाथ में पहना दी है, उसका क्या होगा? आपको कंदी ने बताया होगा। वो पुरसरार मुस्कुराहट के साथ बोला। शायद यही तो मेरी उलझन है नील जी, बहुत बड़ी उलझन। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ये वालिदैन भी अजीब शय हैं। मामा की बीमारी का फ़ोन करके बुलवाया और जब मैं घर पहुंचा तो घर में शादी का सामान देखा। लोग इकट्ठे थे, गीत गाए जा रहे थे, बहनें खुशो-खुर्रम फिर रही थीं। रात को मुझे एक कमरे में बंद करके बिठा दिया गया। चंद लम्हों बाद खबर हुई कि कुछ लोग मुझे अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। अब इन लम्हों में मैं क्या करता? सर झुकाए हॉल में आना पड़ा। नील जी, कुछ अजनबी लोग आए और मुझे अंगूठी पहनाकर चले गए। मैं क्या कहता, क्या करता? तारों ने मुझे बताया कि उसकी होने वाली भाभी की तस्वीर उसके पास है। मैंने उस तस्वीर को एक पल के लिए देखना भी गवारा नहीं किया। मामा ने बताया कि इन्होंने लड़की को पूरे 50,000 की अंगूठी पहनाई है। मगर नील जी, वो लड़की कितनी बदनसीब है, कितनी बदनसीब। और ये दुनिया वाले कितने बेवकूफ़ हैं, जज्बों से दौलत को भारी समझते हैं। सुना है शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई है, कार्ड छप चुके हैं। अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर मुझे एक बार फिर अपनी तबाह के खिलाफ एक पेपर पर साइन करना होंगे, लेकिन ये साइन उसे मेरे दिल के नहा खानों में कोई जगह नहीं दे सकेंगे। वो खुश होगी तो एक महल नुमा घर में रहकर, अपने दिल में ज़िंदगी भर इसे जगह ना दे सकूंगा। मेरे दिल में तो कंदी आबाद है, उस वक्त से जब मैंने उसे पहली बार देखा। लेकिन नहीं, शायद दिल मिनटों में आबाद नहीं होते। पहली नज़र में हमें एक चेहरा अच्छा लगता है। रफ़ाकत इस पसंदीदगी को मोहब्बत का रूप देती है और खूबियाँ मद्दे मुकाबल को दूसरे इंसान का असीर बना देती हैं। मैंने सुना है वो लड़की बेहद हसीन है, लेकिन नील जी, वो एक लड़की क्या पूरे जहान का हुस्न मेरी कंदी के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मेरे दिल ने कबूलियत की सिन दे दी है। वो लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में आई तो उसे मेरे वालिदैन के महल की संगी दीवारों से निभाग करना होगा, मुझसे नहीं। आपकी दोस्त कितनी पागल है, मुझे मशवरे देती है कि उसे भूल कर नया जहां आबाद कर लूं। ये नामुमकिन है। शायद मैं उसकी नहीं, वो मेरी ज़रूरत है।
और ज़रूरतों से ज़्यादा देर बेनियाज नहीं रहा जा सकता। फिर बाज़ ज़रूरियात तो ज़िंदगी की बुनियाद होती हैं। वो मेरी रूह में उतर गई है हरारत हयात बनकर। उसने पे दर पे तमांचे मारे थे, मेरे असूलों के चेहरे पर हमला किया था, मुझे तोड़ फोड़ दिया था। मैं उस खूबसूरत इंसान को देखती रह गई जो मेरी कंधी के आसमान का रोशन सितारा था और मेरा कुछ भी नहीं। इतनी मोहब्बतों के दावे के बाद आप दोगली पॉलिसी क्यों चल रहे हैं? इतना दम हम है तो अलियल ऐलान उसे अपना लीजिए। जिसको आप ज़िंदगी की बुनियाद समझते हैं उसे तकसीम का अजाब देंगे। मैंने सोच लिया है नील जी, तकसीम का अजाब तो मेरे हिस्से में होगा, मगर मैं खुद को तकसीम नहीं करूंगा। उस ऊंचे महल से सारे नाते तोड़ लूंगा, बस अपनी कंधी का होकर रहूंगा, सिर्फ कंधी का। मैंने अभी अपने पापा से बात की है, इन्हें बता दिया है सब कुछ। आप बस उसे तसल्ली दें, वो पगली है, उसे कुछ हो गया तो मनोहर साहब, हर बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन आपने उसके बारे में भी सोचा जिससे एक अंगूठी के हवाले से कुछ ख्वाब सौंप दिए गए? जी हाँ, मैं उससे मिलकर उससे माजरत कर लूँगा। मेरी आंखों में मिर्चें सी भर गईं। कबल अजी के उसके सामने मैं रो पड़ती। मैंने रुख फेर लिया। अरे आप तो बैठी ही नहीं हैं, आइए ना ड्राइंग रूम में कोई चाय वाय। वो मेरे पीछे लपका। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ आई। जी नहीं, अब मैं चलूँगी। मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ आ गई। कंधी के सुनाए आशार तो मुझ पर सातर आ रहे थे। मैंने ज़िंदगी का सफ़र जिसकी रहनुमाई में शुरू करने का फैसला किया था वो मेरे आसमान का तारा ही नहीं था। कितनी पागल थी मैं, एक अंगूठी के सहारे किसी की रगेजां में उतरने का ख्वाब देख बैठी थी। मुझे ऐसा करने का हक ही कहाँ था? बात किसी भी लड़की की होती मुझे दस्तबरदार होना था, लेकिन अब तो बात मेरी अजीज जान कंदी की थी। वो एक अनजान लड़की की खातिर दिलो जान की कुर्बानी दे रही थी। मैं अपनी कंदी की खातिर एक अंगूठी की मलकियत से दस्तबरदार न हो सकती थी। शाम मैंने वापस जाने की ठान ली। आंटी ने रोका, नीली अभी तो कंदी बिस्तर पर पड़ी है और तुम जा रही हो, इसे संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं आंटी प्यारी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा और मैं जल्द लौट आऊँगी। अपनी सीट पर बैठते हुए मैं फिर चौंक गई। वहाँ कोई पहले से ही बड़ा जमान था। मुझे देखकर मुस्कुराया तक नहीं, मुंह फेर कर बैठ गया। मैं शर्मिंदा व दिलगिरफ्ता सी अपनी सीट पर टिक गई। इतनी जल्द वापस आ गए हो? मैंने गुफ्तगू में पहल की। दिस इज़ माई ओन प्रॉब्लम। उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और फिर रुख मोड़ लिया। बहुत खफा हो? हरगिज़ नहीं। फिर खाने को क्यों दौड़े हो? मत बात करो मुझसे। उमैर प्लीज़ उमैर, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं इस परेशानी की दवा नहीं हूँ। जिससे मिलकर आ रही हो उसने परेशानी दूर नहीं की। किससे? मैं जानता हूँ, नीलोफर अयाज, वो इस शहर में तैनात है, तुम्हारा मंगेतर। उमैर, मैं तो कंधी से मिलने गई थी। हिले रोज़ी, बहाने मौत वाली बात है। चलो तुम जो भी समझते हो, मुझे समझने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं रही। मैंने कहा है ना कि मुझे खाओ तो ना, तुम्हें खाकर अपने मुंह का जायका ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ, मैं भी नहीं बोल रही। मैंने भी रुख फेर लिया। आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश में इधर उधर देखने लगी। पोनी पोस्ट में खड़ी थी जब मैंने पापा की करोला स्टार्ट की। हेलो नील, कहाँ जा रही हो? बहुत ज़रूरी काम है। सुनो, अभी वो एएसपी साहब के घर वाले आएंगे कुछ नाफ वगैरह लेने, अभी मत जाओ। नहीं पोनी, अब ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? आके बताऊंगी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरा रुख जीशान बुखारी के ऑफिस की तरफ था। मैंने गाड़ी रोककर अपने नाम की चिट अंदर भेज दी। जवाब में वो खुद बाहर आ गए। ओ नीलोफर बेटी, आप यहाँ कैसे आ गई? खैर तो है? जी हाँ, मेरे लहजे में सर्द थी। मैं उनके साथ उनके एयर कंडीशन ऑफिस में आ गई। मेज़ के एक किनारे के साथ खड़ी मैं इब्तदाई अल्फाज सोचने लगी, क्या कहूँ, अपना मुद्दा किस तरह बयान करूँ। बैठो ना बेटी, खड़ी क्यों हो? मैं बैठने नहीं आई, सिर्फ ये अंगूठी वापस करने आई हूँ जो आपने अपने बेटे की नारजामंदी के बावजूद मुझे पहना दी। क्या कह रही हो बेटी? जी हाँ जनाब ज़ीशान अहमद बुखारी साहब, रफ़ाकत इंसानों की होती है, पत्थर के मकानों और धात के जेवरों की नहीं। कितना बड़ा जुर्म है किसी को धोखा देना। आप लोगों ने मुझे और मेरे वालिदैन को धोखा दिया है। धोखा? किस बात का धोखा? तुम हमारी होने वाली प्यारी सी बहू हो। आपकी बहू मैं नहीं, वो लड़की है जिसे आपसे कबल आपका बेटा अंगूठी पहनाकर अपने लिए चुन चुका है। कैसी बहू, कैसी अंगूठी? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि चंद रोज तक वो उससे शादी करने वाला है। ये झूठ है, बकवास है। झूठ तो मुझ पर थोपा गया है, बेवकूफ़ तो मुझे बनाया गया है। एक अंगूठी मेरे हाथों में पहना कर, वो तो एक हकीकत है। नीलूफर, ये बातें मेरे किसी दुश्मन ने आप लोगों तक पहुंचा दी होंगी। तुम घर चलो बेटी, मैं आकर तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा। नहीं जनाब, ये बातें किसी दुश्मन ने नहीं, आपके लख्ते जिगर ने मुझे बताई हैं अपनी ज़ुबान से। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। काश ये बकवास होती, लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। नहीं बेटी, हरगिज़ नहीं। बेटी, तुम्हें मर्दों की फितरत से आगाही नहीं। तुम अभी बच्ची हो। नौजवान घरों से दूर रहकर ऐसी कई नादानियां कर बैठते हैं,
लेकिन आखिरकार उन्हें उसी का होकर रहना पड़ता है जिसे वालिदैन ब्याह कर घर आंगन में उतारते हैं। मैंने सुना था वो किसी आवारा लड़की के चुंगल में फंस गया है जिसका आगा है ना पीछा, इसीलिए तो मैंने झट उसकी मंगनी कर दी। तुम फिक्र न करो बेटी, तुरुप के सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं, मैं उसे पल में दुरुस्त कर दूंगा। मेरी लंबी चौड़ी जायदाद, वसीयत और बिजनेस उसी सूरत में उसका होगा जब वो तुमसे शादी करके तुम्हें खुश रखे। बुखारी साहब, कितने नादान हैं हम लोग, दौलत से खुशियां खरीदने और बेचने में लगे रहते हैं। दौलत कभी सच्ची खुशियां नहीं दे सकती। सुना है मेरी उंगली में मौजूद इस अंगूठी की कीमत पूरे 50,000 है, लेकिन ये मेरी उंगली से एहसास शिकस्त बनकर लिपटी है। और जिसे आप आवारा लड़की कह रहे हैं वो आवारा नहीं है, मेरी अजीज़ तरीन दोस्त और दूध शरीक बहन है। उसका तो आपसे भी बड़ा गहरा रिश्ता है। बुखारी साहब, ये तो ना मिटने वाली हकीकत है। आप तो सदा के जालिम थे, फौजी हैं ना, बासूल और हट के पक्के। लेकिन बुखारी साहब, ये असूल और ज़ेद महाज़ जंग पर चलते हैं, रिश्तों के दरमियान नहीं। उस लड़की को बेनंग व नाम आपने बनाया है। आवारा कहने का हक आपको हरगिज़ नहीं। मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। याद कीजिए, शायद माजी की झील की तह पर कोई कवल खिला हुआ नजर आ जाए, भूली विसरी बहन याद आ जाए। मेरी बहन, वो तो 25 साल पहले मर गई थी। जी हाँ, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है, हालात के सितम उठाने के लिए। कंदील आपकी भांजी है बुखारी साहब। इन्होंने आंखें फाड़ के मुझे देखा। आपको खून के रिश्तों का एहसास है ना पास, लेकिन मेरे दिल में एक बन जाने वाले रिश्ते का बड़ा एहतराम है। मैं अपनी दोस्त के हक पर डाका नहीं डाल सकती। ये लीजिए अंगूठी, मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म। अब ये आपकी स्वाबदीद पर मुनहसर है कि आप अपने बेटे की खुशियों में शरीक हों या उसे हमेशा के लिए घर बदर कर दें। यह आपका अपना मसला है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। पहले आपका घर छोड़कर जाने वाली एक औरत थी, अब एक मर्द होगा। उस कमज़ोर औरत ने भी खुद को जुल्म सितम की लहरों की नज़र नहीं होने दिया। मनोहर तो फिर भी एक मर्द है, बहुत जल्द आपके सहारे के इख्तियार से बेनियाज हो जाएगा। लेकिन आप जब तक जिंदा रहेंगे, खलिश और बेचैनी आपका मुकद्दर रहेगी। मैंने अंगूठी मेज़ के शीशे पर रखी और पलट गई। हेलो, उमैर इज़ ऑन द लाइन। पहली बार मैंने उमैर रियाज का नंबर मिलाया। उमैर, ये मैं हूँ, नीलूफर रियाज, एक बेवकूफ़ लड़की। मेरा लहजा रो रहा था, मेरा दिल नदामत से बोझल था। क्या बात है, क्यों तकलीफ़ की? उमैर, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरे पास? दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे पास। क्या करने? उमैर, उमैर, मेरे साथ बाजार चले चलो। नीलो, तुम शायद बहुत संगदिल हो, तुम्हारे सीने में पत्थर रखा है। क्या चाहती हो तुम? नहीं जाऊंगा मैं बाजार। नहीं है मेरे पास इतना हौसला कि तुम गैर के घर को आबाद करने का सामान करो और मैं जलता रहूं। नहीं उमैर, मुझे तो सिर्फ एक अंगूठी चाहिए। अंगूठी? वो हैरान था। हाँ उमैर, तुम्हारी पसंद की हुई, तुम्हारी खरीदी हुई। मेरी खरीदी हुई? तुम पागल हो रही हो। हाँ हाँ उमैर, जिसे तुम अपने सच्चे जज्बों का निशान बनाकर मेरी उंगली में पहना सको। उमैर, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं। अंगूठियों की शान जज्बों से होती है, मालियत से नहीं। प्लीज़ उमैर, ये क्या मौमा है, कौन सी पहेली है? उम्मी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे अपनी मोहब्बत की रोशनी में ज़िंदगी का सफ़र तय करने दो। अंधेरों में ना धकेलो प्लीज़। मैंने सारे ख्वाब तोड़ डाले हैं, हकीकत में जीना चाहती हूँ। कसम से उम्मी, कसम से, अपनी बेपरवाहियों का सारा हिसाब चुका दूंगी। तुम्हारे कदमों में दासी बनकर रह लूंगी। मोहब्बत करने वाले की दासी बन जाना भी औरत की शान होती है उमैर। आई लव यू उमैर, आई लव यू। चाचा जानी से कहना आकर पापा से मेरा हाथ मांग ले। सुनो, मैं आ जाऊं? तुम नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। नीली, नीली, क्या बात है, हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुमने मनोहर भाई के पापा से क्या कहा है? वही जो मुझे कहना था। पापा सख्त खफा हैं। नहीं, पापा खफा नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद गर्ज और कमज़र नहीं है, ना ही ज़ीशान बुखारी साहब जैसे पत्थर दिल। क्या मतलब? ज़ीशान बुखारी साहब ने जिस बहन को एक मामूली ख़ता पर हमेशा के लिए दूर कर दिया, पापा ने उन्हें अपनी बहन बनाकर मोहब्बत, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और खलूस दिया। कंदी पापा की बहन की बेटी है। लाहौल वाला, इस वक्त कंदी आपा या आंटी का जिक्र क्यों? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पोनी, तुम्हें याद है मनोहर की तस्वीर देखकर तुमने क्या रिमार्क्स दिए थे? क्या? तुमने कहा था नीली, उसकी आंखों में कुछ पा लेने की पूरी कहानी समाई हुई है। तो वो कंदी का है पोनी, उसके जिस्म जाँ में कंदी रूह बनकर समाई हुई है। उसकी आंखों पर कंदी के प्यार का कब्जा है। बोलो, बताओ, मैं कंदी से उसका प्यार छीन लूं, उसे तही तमा कर दूं? उस बेचारी के पास माँ की मोहब्बत और छोटी मोटी आर्जी खुशियों के सिवा कभी कुछ नहीं रहा। कंदी आपा का इनसे क्या ताल्लुक? सबसे बड़ा ताल्लुक तो मोहब्बत ही होती है, मगर मनोहर तो इसका मामूजात भी है। अरे हाँ हाँ, इन दोनों का मिलना कई बिछड़े लोगों के मिलाप का सबब भी बन जाएगा। मैंने ज़ीशान बुखारी साहब को हर बात बता दी है, उनकी आंखें खोल दी हैं। और पोनी, मुझे भी ऐसे इंसान की ज़रूरत है
जो मुझे चाह सके, मेरी आरजू कर सके। सख्त पागल थी मैं। मेरी मंजिल, मेरा ठिकाना तो उमैर के प्यार की ठंडी और घनेरी छाँव है। दूसरों की मांग के सितारे अपने दामन में सजा लेने से सुकून कहाँ मिलता है। और मनोहर तो कंधी के आसमान का तारा है पोनी। वो हैरान बैठी मेरा मुंह देख रही थी। मगर नीली, मनोहर भाई से तुम्हें नहीं पोनी, मोहब्बत और पसंद में बड़ा फ़र्क होता है। कई हसीन चेहरे राह चलते रोज़ाना पसंद आ जाते हैं, अब वो सारे अपने तो नहीं बन जाते। उमैर को ठुकराकर मैं तो कुफरान नेमत की मुर्तकिब हो रही थी। इसकी सज़ा मनोहर की बेरुखी और सदमेहरी की सूरत मिलती। शुक्र है कि आंखें खुल गईं। पोनी पापा मामा को सूरत हाल बताने चली गई। मैंने घड़ी देखी, 2 घंटे गुजर चुके थे। उमैर अभी तक ना आया था। मैंने फिर रिंग किया, वो ऑफिस में नहीं था। मेरा दिल धड़क गया, मैं रोने लगी। नहीं उमैर, अब कोई सज़ा न देना। लम्हे गुजरते चले गए पर वो ना आया। कितनी देर मैं बैरूनी वरांडे में रेलिंग से टिकी उसकी रात देखती रही, हता कि मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। इतने आंसू जाने कहाँ रुके थे। मेरा तकिया सारे का सारा भीग गया। कितनी बड़ी हार मेरा मुकद्दर बनी थी। सब कुछ खो दिया था मैंने, लेकिन ये आंसू सिर्फ उमैर को खो देने के गम में बहे थे। वैसे तो मैं खुश थी। कंधी को उसकी मंजिलों के निशान सौंप कर मैंने लाहौर का नंबर मिलाया। हेलो मनोहर, ज़ीशान स्पीकिंग। ये मैं हूँ, कंधी की दोस्त नीली, नीलोफर अयाज। नीलोफर अयाज? वो हैरान हो गया। आप नीलोफर हैं? वही जिससे? जी हाँ, वही जिसे आपके खुदगर्ज वालदैन की गलती और उसकी अपनी नादानी एक जहानों में धकेल रही थी। मनोहर साहब प्लीज़, कंधी को सारी उम्र पता न चले कि उसकी खुशियाँ अनजाने में लूटने वाली मैं थी। नहीं नहीं नीलोफर, आप तो हमारी मौसन हैं। अभी पापा ने फ़ोन किया है, वो पुप्पो और कंदील को लेने आ रहे हैं। आपने तो बिगड़ी बना दी। बिगड़ी बनाना खुदा का काम है। नीलोफर, मैंने सोचा था उस अजीम लड़की से माजरत करूँगा जिसकी जुर्रत ने मेरी ज़िंदगी संवार दी, लेकिन अब माजरत कैसी। ये तो दोस्ती का हक था जो तुमने अदा किया। आई विश यू बेस्ट ऑफ योर लक। कंधी की दोस्त, और वो भी ऐसी दोस्त सदा मुझे अजीज रहेगी। खटपट पर मैंने मुड़कर देखा। मेरे ऐन सामने उमैर खड़ा था। कुछ कहे बगैर मैंने रिसीवर रख दिया। वो मेरे करीब आया, मैंने मुंह बना लिया। अब भी ना आते? कैसे ना आता, आना तो था, लेकिन अफसोस के अंगूठी के बगैर ही आया। मैंने झट उसे देखा, शिकस्त के जालिम एहसास के साथ। हाँ, मम्मी पापा को साथ लाया हूँ, शादी की तारीख पक्की कराने। तुम्हारा क्या है, बिगड़ बैठो, अंगूठी मुंह पर दे मारो। इसलिए अंगूठी का फटा डाला ही नहीं। मेन लाइन इख्तियार की है कि भाग ना जाओ। और बंदा फिर? मैंने आंखें दिखाई, उसने हाथ जोड़ दिए। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए जज्बों की सच्चाई खोजते खोजते मुझे खबर ही ना हुई कि कब, क्यों और कैसे मैं उन आंखों की गहराइयों में डूब गई, कभी ना उभरने के लिए। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।